आप लोगों ने सुना तो होगा नाम नक्षत्र। हाँ, 27 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्र होते क्या है नक्षत्र? 20 ये चंद्रमा के वाइफ से पूरे सुना था मैं अच्छा हाँ, स्टोरी में। चंद्रमा की वायु से बिल्कुल। या हमारे पुराने जमाने में ना जितने भी जो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स थे उनको स्टोरीज के तरीके से समझाने की कोशिश की गई थी। और जितने भी हमारे पुराण हैं या जो भी इस तरीके की जो कथाएं बेसिकली दीज ये सारी की सारी जो है ये कॉम्प्लेक्स इश्यूज को और कॉम्प्लिकेटेड नॉलेज को इजी करके समझाने के लिए। तो अगर आप, हाँ जी, तो अभी नक्षत्र क्या होता है? नक्षत्र क्या है? अगर जैसे अभी हमने कहा कि हमने पहले देखा स्काई में और बहुत सारे हमें बड़े बड़े मेजर कॉन्स्टलेशन दिखे और उनको हमने डिवाइड कर दिया 12 पार्ट्स में। ठीक है, तो वो हो गए ज़ोडिएक्स, हमारे साइंस, जो हमारी राशियां हैं। तो वो राशियां तो 12 बन गई। अभी पता नहीं कौन से टेलीस्कोप से हमारे पुराने ऋषि मुनियों के पास जो जिन्हें राशियों के पीछे भी और भी स्टार्स के फॉर्मेशन दिखे, बहुत सारे फॉर्मेशन दिखे। तो उन्हें अब उनके उनके रिलेटेड भी जो है कुछ चीजें हमें मतलब उससे भी आपके जो इवेंट्स थे वो इफेक्ट होते थे उनकी मूवमेंट्स में, उनका मतलब प्लैनेट्स वहां पे कौन से नक्षत्र में दैट, क्योंकि प्लैनेट्स ही है क्या, एक यूनिवर्स है। यूनिवर्स में हमने 12 हिस्से कर दिए, जोडियाक बना दिया। अब उन जोडियाक का फर्दर उसके पीछे और दिखे हमें नक्षत्र, तो 27 नक्षत्र दिखे। तो टोटल में 27 है, तो 27 और पार्ट्स बन गए पीछे, उसके मतलब एक और लेयर आ गई। अब प्लैनेट और ये 12 जो साइंस हैं और जो 12 हमने हाउसेस पढ़े, वो उनका हाउसेस तो हमने इवेंट्स बना के हमारी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है वो एक पेपर पे प्लॉट कर लिया, तो वो 12 हाउसेस हो गए। अब एक एक हाउस में एक एक साइन है। अब ये देखा गया कि प्लैनेट की डिग्री जो है, प्लैनेट जब बच्चा पैदा होता है, जब मोमेंट इज बॉर्न, तो प्लैनेट इज एट अ सर्टेन डिग्री। हर प्लैनेट भी एक सर्टेन डिग्री पे है, असन भी एक सर्टेन डिग्री पे है, मून एक सर्टेन डिग्री पे होता है। तो ये मून चूंकि हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योतिष के अंदर, तो मून कौन से नक्षत्र में है ये दैट बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये नक्षत्र जो है, ये नक्षत्र इज बेसिकली फर्दर डिवीजन ऑफ अ ज़ोडिएक। मतलब एक डिवीजन हो गया, हमने अपने यूनिवर्स का हमने डिवीजन किया विच वाज 12 साइंस और ज़ोडिएक्स। उसका बाद फर्दर डिवीजन वो नक्षत्र आ गए ताकि पता लग जाए एग्जैक्टली प्लैनेट कौन से नक्षत्र में है। एंड वो नक्षत्र वाज वेरी इंपॉर्टेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, क्योंकि उससे भी काफी उसकी लाइफ कैसी होगी, किस नक्षत्र में आदमी पैदा हुआ, उससे काफी विजिबल मतलब काफी चेंजेस दिखे। क्योंकि ऐसा होता है कि एक ही साइन में दो लोग पैदा हुए, एक ही असेंडेंट है, बट फिर भी दोनों के नेचर डिफरेंट है, फिर भी बहुत सारी चीजें दोनों में नहीं मिल रही। तो ये देखा गया क्यों नहीं हो रहा है ऐसा। तो देयर इट वाज सीन दैट इट इज बिकॉज ऑफ द नक्षत्र, क्योंकि किस नक्षत्र में पैदा हुए, दैट बिकम दैट अगेन बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो नक्षत्र एक बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी में इसको नक्षत्र बोलते हैं तो उसको बेसिकली बोला जाता है नाक्षत्र। तो ना जिसकी क्षति नहीं हो सकती, विच कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, विच कैन नॉट बी, जिसको मारा नहीं जा सकता, जिसको हराया नहीं जा सकता, नक्षत्र। तो वो एक मीनिंग उसका वो भी है नक्षत्र का। बाकी तो इट इज 9 बेसिकली नक्षत्र है ये, मतलब इनको को आप कॉन्स्टेलेशंस भी कह सकते हैं, इनको आप अलग स्टार फॉर्मेशन या कुछ और कहना चाहें वो भी कह सकते हैं। इनके नाम जो पड़े, जैसे अभी कहा, सारी की सारी फीमेल नेम्स हैं, जो भी नाम है सब लड़कियों के नाम है। ये एक स्टोरी थी कि मून की 27 रानियां हैं। बिकॉज मून क्या है, मून 27 डेज लेता है पूरा जोडिया घूमने में, हर एक दिन। तो 2.25 दिन लेता है लगभग एक साइन में, मतलब एक साइन 30 डिग्रीज का है, 30 डिग्री मूव करेगा मून, तो वो लगभग हर एक साइन में 2.25 दिन लेता है, 2.25 डेज। तो वो 2.25 डेज लेता है, हर रोज लगभग एक पूरा 24 घंटे से ऊपर एक नक्षत्र में रहता है।
जब वो एक नक्षत्र में रहता तो ये बोला गया कि वो उस नक्षत्र में, जब भी वो एक नक्षत्र में है, किसी हर नक्षत्र में, तो वो एक मून इज स्पेंडिंग 1 नाइट विद 1 वाइफ। और नक्षत्र का जो नाम है, जो सबसे, अब ये स्टोरी है या आप उसको ऐसे भी कह सकते हैं, जो ब्राइटेस्ट स्टार था, ये जो सबसे सुंदर स्टार था उस टाइम पे, उसके नाम पे नक्षत्र का नाम रखा गया। तो जितने भी नाम हैं आपके, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, ये सारे के सारे नाम जो भी है नक्षत्रों के, ये सब के सब फीमेल नेम्स है। और ये कहा जाता है कि और हर एक के, और हर नक्षत्र जो है ना, ये हर प्लैनेट को 3-3 नक्षत्र दिए गए। एवरी प्लैनेट वाज गिवन 3-3 नक्षत्र। अब हम थोड़ा सा इसका मैथ्स पढ़ लेते हैं कि मैथ्स में कैसे आता है ये, हाउ डू वी कैलकुलेट दिस नक्षत्र को, और कैसे हमने इसमें हमारा जो सोलर सिस्टम, या हम अपने उसको यूनिवर्स बोल देते हैं, इस 360 डिग्रीज। There are 12 signs which makes it 30 degree each. Then there is 27 nakshatra. So if you divide 360 by 27, you will get 13 degrees, 13.20. So 13 degrees 20 minutes. It is not a decimal 00 वाला 100 वाला नहीं है, ये 60 minutes is equal to 1 degree. 60 मिनट इज 1 डिग्री। तो ये इसका टाइम, ये मिनट्स जो है ये डिग्री की यूनिट है, ठीक है। तो 13 डिग्री 20 मिनट इज 1 नक्षत्र। सो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे पूरे एक राशि को, आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे अभी चलो लेट्स ड्रॉ दिस हॉरोस्कोप बेसिकली, एंड ये अपना हॉरोस्कोप बन गया। हाउसेज है इसमें, सो एवरी हाउस, so this house is 30 degrees, राइट। तो इसके हमने फर्दर डिवीजन कर दिया। अब ये समझ लीजिए इसके अंदर ये डिवीजन है, देयर इज 1 डिवीजन, देयर इज सेकेंड डिवीजन। सो ये डिविजन है, इसके पीछे ये एक साइन है, ये एक राशि है, ये एक हाउस के अंदर एक राशि 30 डिग्री, दोनों ही 30 डिग्रीज हैं। एंड दोनों 30 डिग्रीज के बाद हर एक में उनका एक डिवीजन है, ये फर्दर डिवीजन है 13 डिग्रीज 20 मिनट्स का। 13 डिग्रीज 20 मिनट्स का एक अलग से डिवीजन है। दिस इज 13 डिग्री 20 मिनट्स। अब आप ये कहेंगे 13 डिग्री 20 मिनट्स का अगर डिवीजन है तो 13 डिग्री 20 मिनट्स, 13 डिग्री 20 मिनट्स, तो वो 30 तो डिवाइड होगा नहीं। तो हाँ 30 डिवाइड नहीं होगा, ओवरलैपिंग है। सो एक नक्षत्र 30 डिग्री 20 मिनट्स फर्स्ट हाउस में, फिर दूसरा भी 30 डिग्री 20 मिनट्स, तो बोथ विल मेक 26 डिग्रीज 40 मिनट्स। 13.2 का एक नक्षत्र, फिर 13.20 का एक दूसरा नक्षत्र आ गया। देन तीसरा नक्षत्र जो होगा, बिकॉज इट इज फ्रॉम 0 to 13 डिग्रीज, देन 13 डिग्रीज 20 मिनट्स टू 26 डिग्रीज 40 मिनट्स का एक नक्षत्र, देन 26.40 से 30 डिग्रीज तक का एक नक्षत्र, तो उसका एक नक्षत्र हुआ। तो ये जो बैलेंस है, द बैलेंस ऑफ दैट नक्षत्र जो होगा वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा दूसरे उसमें। तो दूसरे का जो स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा 3 डिग्रीज 20 मिनट से, मतलब थोड़ा सा पोर्शन एक राशि में आएगा, फिर बाकी पोर्शन दूसरी राशि में आएगा। तो 3 डिग्रीज 20 मिनट्स से स्टार्ट होकर ये जाएगा 10 डिग्रीज तक। ये आपको क्लियर हो रहा है?
हाँ सर, अभी तक तो इट्स फाइन। वी सीन कि हर एक में 13.20 ऐड होगा, बट ये जो 3 डिग्री में आया थर्ड के बाद, जब हम फोर्थ में आते हैं, हाँ, तो 0 to 10 डिग्री आएगा, 0 to 10 डिग्री, 3 डिग्री 20 मिनट्स एक जगह होगा, और चूंकि टोटल 13 डिग्री 20 मिनट्स है, तो 0 to 10 डिग्री एक दूसरी साइड में चला जाएगा। इसको ऐसे कर सकते हैं, हम इसके आगे नाम लिख लेते हैं, थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी। अभी एक मिनट, अभी समझाता हूँ। ये एरीज में, मान लीजिए एरीज है पहला साइन, हमारा एरीज होता है, ठीक है। अब हाँ, अब ये एरीज आ गया, अब ये आ गया, यहाँ पर हमने डाला इसको, ये दिस इज टॉरस। अब इसको मैं, दिस इज, इसको मुझे क्लियर करना पड़ेगा। तो सर वी नीड टू मेमोराइज दीज? नॉट रिक्वायर्ड। ओके। बट अगर आपको, जैसे होता क्या है कि ये इंप्रेशन पड़ता है, पता अलग अलग लोगों को कैसे कैसे डील कर रहे हैं आप, किसको उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि दिस ओनली गिव्स यू एन इंप्रेशन कि हाँ आपको आता है, राइट। ठीक है। अगर आपको इट्स लाइक वास्तु का डिग्री सर, उसमें भी ना, इफ यू नो इट देन इट गिव्स यू, आई मीन यू हैव अ रेफरेंस चार्ट, बट इफ यू मेमोराइज इट इट्स बेटर। हाँ, तो वो मतलब वो वास्तु की डिग्री तो खैर अब क्या है, चलो वो उसको हम बाद में बात करेंगे। वास्तु पे भी मैं आपको अपना टेक बताऊंगा, देन सिंस यू आर वास्तु वाले आप हैं, तो उसमें देखते हैं वास्तु कितना एप्लीकेबल होता है और कितना सही है, ठीक है। तो हाँ, सो ये 0 to 10 डिग्रीज इज टॉरस में, ये आगे इसका फिर हाउ डू वी गेट बैक टू दिस, यू कांट एक्चुअली। सो वापस ही लिख लेते हैं। So it is 0 to 13.20 डिग्रीज एरीज के अंदर है, और केतु इसका लॉर्ड है। तो हमने जो नाम याद किए थे, ऑर्डर ऑफ प्लैनेट्स वो सेम ही रहेगा, केतु, वीनस, सन, मून, मार्स। और पहला जो नक्षत्र है उसका नाम है अश्विनी, ठीक है। ये नाम याद करने की जरूरत नहीं है, नाड़ी में तो हम लोग यूज भी नहीं करते नक्षत्र के, सिर्फ हाँ नक्षत्र का लॉर्ड कौन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नक्षत्र का लॉर्ड कौन है, मतलब जैसे एरीज है, अश्विनी नक्षत्र में अगर आप पैदा, मतलब कोई भी आदमी किस भी डिग्री में, जैसे जब पैदा होगा तो मून एक सर्टेन डिग्री पे होगा, और मून एक सर्टेन साइन में होगा, जो कि आपकी राशि है। तो वो जो सर्टेन साइन में है मून, उस साइन के अंदर और उसकी डिग्री से पता लगेगा कि वो उसका लॉर्ड कौन है, नक्षत्र का लॉर्ड कौन है। तो नक्षत्र का लॉर्ड जो है, उस लॉर्ड के ही बैलेंस दशा में आप पैदा होंगे। तो अभी हम आपके हॉरोस्कोप में सबके, जब आप लोग चेक करिएगा अभी, या कौन सा नक्षत्र है, कौन सा इसका लॉर्ड है आपका। एक डाउट है अभी। हाँ, बोलो बोलो। अब एरिस का लॉर्ड जैसे मार्स है, एरीज का लॉर्ड नहीं, हम एरीज की बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। अभी अश्विनी का वही रहेगा, मार्स हाँ, रहेगा। हम केतु, हम अश्विनी के लॉर्ड की बात कर रहे हैं। फिर हम भरणी की बात कर रहे हैं। फिर हम इसके बाद आएगा 26 डिग्रीज 40 मिनट्स टू 30 डिग्रीज, एक साइन में हो गया, ये एरीज खत्म हो गया। यहाँ पर भी केतु है। इतने अगर शुरू में होगा तो उसका लॉर्ड केतु रहेगा, और इसका नाम है कृतिका, थर्ड नक्षत्र का। तो दूसरे उसमें 0 to 10 डिग्रीज तक, मतलब ये है टॉरस, और यहाँ केतु, वीनस आ गया हमारा दूसरा, ठीक है। और ये नक्षत्र भी अभी कृतिका ही है। सो कृतिका के डिपेंडिंग ऑन द डिग्री, किस डिग्री पे हम बात कर रहे हैं नक्षत्र की, उस पे डिपेंड करेगा कि वो कुछ पार्ट का लॉर्ड केतु है, कुछ पार्ट का लॉर्ड वीनस है। तो दो लॉर्ड्स हैं कृतिका के। देन 10 डिग्रीज टू यू कैन हैव 23 डिग्रीज 20 मिनट्स, ये भी टॉरस है, एंड इसका लॉर्ड भी वीनस है, एंड इसका जो ये इसका नाम है रोहिणी, कृतिका रोहिणी। एंड देन 23 डिग्रीज 20 मिनट से 30 डिग्रीज, यानी कि यहाँ पर आया 6 डिग्रीज 40 मिनट्स।
टॉरस के अंदर जो दूसरा नक्षत्र आया उसका लॉर्ड भी वीनस है एंड इसके नक्षत्र का नाम है भरणी। नहीं, भरणी नहीं है, भरणी तो हो गया, ये है मृगशिरा। देन वी हैव चेंज द साइन। अब ये 6 डिग्रीज 40 मिनट्स था और अगेन फिर 0 डिग्रीज से शुरू हुआ, 6 डिग्रीज 40 मिनट्स तक नेक्स्ट नक्षत्र में सेम आ गया। ये भी एरीज टॉरस और फिर जेमिनी में आ गया, जेमिनी एंड इसका लॉर्ड हो गया केतु वीनस सन। और ये है फिर देन 6 डिग्रीज 40 मिनट्स में 13 डिग्रीज 20 मिनट्स और ऐड करेंगे तो ये 20 डिग्रीज बन जाएगा। तो 20 डिग्रीज बन गया। 20 डिग्रीज फिर ये जेमिनी में सन इसका रूलर है एंड इसका नाम है पुनर्वसु। फिर देन 20 डिग्रीज टू 30 डिग्रीज जेमिनी ही चल रहा है अभी। फिर सन इसका लॉर्ड है एंड इसका नाम है पुष्य। अब ये 10 डिग्रीज हो गया यहाँ पे। अब फिर 0 to 3 डिग्रीज 20 मिनट्स आ गया इधर लास्ट में, ये कैंसर में इसका लॉर्ड। अब यहाँ पे केतु वीनस सन मून, ये मून आ गया। अब मून जो है एक मिनट, हमने गलती करी कहीं पे, 0 डिग्रीज, सॉरी यहाँ पे ये गड़बड़ हो गई। ये मृगशिरा कंटिन्यू होगा इधर और फिर उसके बाद ये आएगा यहाँ पे देन यहाँ पर आएगा पुनर्वसु, यहाँ पर भी फिर पुनर्वसु एंड देन 0 to अब 3 डिग्रीज 20 मिनट से अगेन इसको अब 13 डिग्रीज 40 मिनट्स पकड़ेंगे तो ये बन जाएगा आपका 13 डिग्रीज 20 मिनट्स, तो इट विल बी 16 डिग्री 40 मिनट्स कैंसर में मून एंड दिस इज पुष्य नक्षत्र। देन 16.40 to 20 to 30 डिग्रीज का बनेगा फिर से कैंसर। तो यहाँ पर एक साइकिल कंप्लीट हो गई सारे नक्षत्र की। चाहे एक ही नक्षत्र का एक सेट हो गया पूरा, समझ। फिर ऐसे 3 सेट है। तो केतु के पास 3, केतु विल बी रूलर ऑफ 3 नक्षत्र एंड सिमिलरली हर एक प्लैनेट के पास 3-3 नक्षत्र के रूलरशिप आ जाएगी। ये अश्लेषा है। So this is how the breakup of each nakshatra and each sign is. Now what you can do is आप अपनी हॉरोस्कोप में चेक करिए मून का डिग्री क्या है और वो कौन से साइन में है। आपकी राशि जो है, आप मून की डिग्री अपनी हॉरोस्कोप में चेक करिए मून की डिग्री कौन सी है। फिर हम चेक करेंगे उसका नक्षत्र कैसे आया, वो कौन से नक्षत्र में और उसका नक्षत्र का लॉर्ड कौन है। सर मून की डिग्री के लिए कहाँ रेफर करें अपने हॉरोस्कोप उसमें नीचे लिखा होगा मून डिग्री। मतलब व्हेन वी ओपन द एस्ट्रो सेज वाला, सो उसके बिगनिंग में नहीं है ना वो? तो उसके बिगिनिंग में नहीं है। जब आप अपना लग्न चार्ट खोलेंगे ना, लग्न चार्ट में नीचे सारे प्लैनेट्स की डिग्री लिखी हुई है। ओके सर।
तो लग्न चार्ट का जो उसमें जो मून का डिग्री आएगा, मून की डिग्री, अब देखिए मून कौन से साइन में, आपको राशि तो मालूम है मून कौन से साइन में आपकी, आपको मालूम है आपकी राशि कौन सी है? सर मतलब मून कौन से साइन में है? हाँ, मून हाँ, कौन से एक साइन में है मिनट, वो? एक मिनट चेक कर लें। हेलो। तो मेरे हाँ जी, 4th हाउस में। 4th हाउस नहीं, साइन में 4 नंबर लिखा हुआ उस हाउस में। ओके सर बता रही हूँ। 7th हाउस में है 4 नंबर लिखा हो सर। हाँ, आप मतलब मून जो है कहाँ पर है, मून जिसमें है सर वो इसको कौन, देख सकते हैं आप? किसको? नहीं, इसमें कुछ नहीं दिखाई सर दे रहा। हाँ, ये नीचे आपका इसमें देख। कुछ इसमें दिखाई कुछ नहीं दे रहा विश्वनाथ जी, बिल्कुल भी। ऐसे स्क्रीन में कभी भी दिखे, हाँ ऐसे अभी दिखा थोड़ा सा, बट इसमें मून आपका 00.51 डिग्री है, ठीक है। मून का जो डिग्री अच्छा दिख रहा है ठीक इसमें ठीक 00.51 है। डिग्री है, ठीक है। अब आप वो बंद हो गया स्क्रीन, आप चेक कर लीजिए। हाँ, सर आई 0, डिडंट गेट इट, हाउ डू आई फाइंड आउट? आप अपना एस्ट्रोसेज में जहाँ पे डिग्रीज लिखे होंगे ना, नीचे कहीं डिग्रीज लिखे होंगे। सर ये 56 पेजेस का, आई एम जस्ट नहीं लुकिंग नहीं फॉर। नहीं नहीं, 56 पेजेस लग्न चार्ट देखिए, लग्न चार्ट के नीचे लिखा हुआ है, जो पहला चार्ट बनता है उसके नीचे डिग्रीज लिखी हुई है सारी, हर प्लेनेट की डिग्री लिखी हुई लग्न है। चार्ट लिखा है, उसके नीचे लिखा है विमशोत्री दशा और फिर। लग्न चार्ट खोलिए तो सही पहले, हाँ सर खोल लिया। उसमें नीचे डिग्रीज नहीं दिख रही? नहीं सर नहीं लिखी हुई। उसमें डिग्रीज ऐसे लिखी होती है उसके अंदर, तो अगर डिग्रीज अगर लिखी हुई है तो आप डिग्रीज अपना आप डाल सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको आपका हॉरोस्कोप बना के भेज देता हूँ, आप वो चेक कर लीजिएगा। आप मुझे अपनी डिटेल्स दे दीजिए, मैं उसमें अभी आपको उसका वो स्क्रीनशॉट जो है ना वो भेज दूंगा। ठीक है सर, शुड आई ठीक टेल है, यू दिस वन? हाँ बता दो अभी। सर 16 दिसंबर 1972। 16th December December 1972. 1972। And place of birth is Asansol. टाइम? Time 8:32 a.m. ये आपका हॉरोस्कोप है, Oh, great. ठीक है। तो ये आपका ये वाला हॉरोस्कोप है, उसमें जैसे आप कह रहे हैं ना मून 4th हाउस में है, 4th साइन हाँ, में नहीं है, मून आपका एरीज में है, तो आपकी राशि right. एरीज है, Right, sir. ठीक है। राशि एरीज होगी, अब मून एरीज में है, और कौन सी डिग्री पे? 1 डिग्री 12 मिनट्स। Hmm. अभी हमने देखा था 0 to 12 डिग्रीज 1 मिनट्स में उसका जो लॉर्ड है, मतलब जो कौन सा नक्षत्र आएगा, नक्षत्र आएगा इसका मूल, वो अश्विनी नक्षत्र, पहला नक्षत्र है अश्विनी। Right. तो अश्विनी क्योंकि नक्षत्र 1 में आप degree आ रहा है। 1 डिग्री आ रहा है, 1 डिग्री 0 to 13 डिग्री 20 मिनट्स में अगर 13 मून तक, होगा, within 13 it will come under हाँ Ashwini. अंडर अंडर अश्विनी, और अश्विनी का लॉर्ड है केतु, ठीक है। तो जब आपका बर्थ हुआ, अभी हम यहाँ पर मैं आपको आपका बर्थ का वो दशा दिखाता हूँ, ये मार्च चल रहा है अभी, बट अगर अभी आप वापस जाएंगे अपने बर्थ टाइम पे, तो ये Right. केतु की दशा में आप पैदा हुए, Okay. ये केतु की दशा है, केतु की दशा शुरू Right. हुई 72 में, तो केतु की Right. दशा से आप आपका बर्थ हुआ, और ये अब केतु से शुरू हुआ, तो आपका एरीज में ही है, वो केतु से शुरू हो गया, इस तरीके से आ गया। Hmm. ये आपको मैं इसका जो ऊपर का जो पोर्शन है लर्निंग चार्ट वाला जो है, इसको मैं आपको Hmm. भेज दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। तो ये दशाएं आपको इस तरीके से मिल जाएंगी। ये मून 1 डिग्री 12 मिनट्स में है, एरीज में है, आपका ये आ गया। विश्वनाथ जी आपको भी चाहिए तो आप भी बता दीजिए, आपका भी बना देता हूँ मैं। लोग कम में बैच में तो आराम से बन सकता है, अदरवाइज बड़ा मुश्किल होता है ये हाँ, I know, sir. ये इस Advantage of तरीके, हाँ ये advantage एडवांटेज of है। a yeah. 27 सर आप 1980। मेल कर देंगे ना ये? सॉरी आप। हाँ मैं आपको ठीक। इसका स्क्रीनशॉट लेके वो भेज दूंगा। हाँ ठीक, थैंक 27 7 1980। एक मिनट
हाँ जी बताइए। 27/7/1980 डेट ऑफ बर्थ। 27/7/1980। 1980 80 80 80 हो गया। टाइम टाइम 6:30 AM 6:30 AM 6:30 मॉर्निंग AM। 6:30। प्लेस प्लेस निर्मल NIR आदिलाबाद आएगा, आदिलाबाद या निर्मल। किधर है मतलब वो स्टेट निर्मल बताओ, स्टेट। तेलंगाना तेलंगाना। तेलंगाना स्टेट। तेलंगाना तो इसमें नहीं होगा अभी, मेरे ख्याल से अपडेट नहीं हुआ है आंध्र शायद। प्रदेश ले लिया। हाँ निर्मल। आदिलाबाद देखिए, ऊपर वाला आदिलाबाद। आदिलाबाद निर्मल ये भी चलेगा, राइट ये भी। हाँ, निर्मल आ गया। अभी अब निर्मल बोलेंगे तो एडवांस राइट। आजकल तो नहीं तो पॉसिबल यहाँ नहीं। तो आप इस पे क्या कर सकते हैं, आप उसका एग्जैक्ट निर्मल ही लेते चलेगा। हैं, ओके। वो लेके आप डाल सकते हैं। तो अभी आपका, आपने जैसे बोला था जुपिटर की दशा शुरू हुआ, तो जुपिटर का ही शुरू हुआ 28 एंड ये आपका, अब आप इसमें देखेंगे आपका मून कहाँ है। मून इसके अंदर है आपका ये 10th में, राइट वही। ठीक है। राइट केप्रिकॉर्न मकर राशि में है, मकर ठीक है। राशि। और मून का डिग्री है 0 डिग्री 57 मिनट्स, हाँ ठीक है। राइट। मेरे पास 0.55 आया था, 57 आया बस। हाँ 57 है, कोई दिक्कत तो नहीं है सर वो उससे इनका भी अश्विनी नक्षत्र हो गया ना? नहीं, इनका अश्विनी नक्षत्र नहीं, वो तीसरा उत्तराषाढ़। नक्षत्र हो गया। अभी हम नक्षत्र का इनका जो वो टेबल है, टेबल खोल लेते हैं फिर उसमें देखते हैं। उत्तराषाढ़ नक्षत्र से। हाँ सो ये जो इसका टेबल है, ये क्यों नहीं हो रहा। Some problem, why is it not? Suddenly, just a second, let me. अभी स्क्रीन आ गया ना? यस सर। हाँ, ये वाला मैं आपको शीट भेजूंगा। ये वाली शीट जो है, ये शीट का प्रिंट आउट लेके आप लगा लीजिएगा। दिस हैज ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द प्लैनेट्स, ठीक है। अभी ये इसमें हम देख सकते हैं कौन सा अब इनका 10th साइन में था, ठीक है। तो साइन में अगर हम देखेंगे, ये नक्षत्र भी लिखे हुए हैं। तो 10th साइन इज केप्रिकॉन। तो केप्रिकॉन में ये रहा केप्रिकॉन, इधर इसमें आएगा। तो ये उत्तर आषाढ़ नक्षत्र जो है, ये नक्षत्र आएगा, क्योंकि ये 26 डिग्रीज यहाँ पे सैजिटेरियस और केप्रिकॉन में ये आएगा मिक्स होके। सर इनका एक बारी बताएंगे कितना डिग्रीज था और आपने कैसे रेफर 0.5 था, ठीक है। अब कौन से साइन में ये इंपॉर्टेंट है, तो केप्रिकॉन में था। केप्रिकॉन हमें चेक करना पड़ेगा 0.57 कौन से, उसमें नक्षत्र कौन सा है। तो यहाँ पे सैजिटेरियस और केप्रिकॉन का दोनों में ओवरलैप है उत्तर आषाढ़ का। तो 10 डिग्रीज केप्रिकॉन तक उत्तर आषाढ़ ही चलेगा, ओके। उसके बाद वो चेंज होगा।
और ये शुरू होगा ये सैजिटेरियस से। सैजिटेरियस 26 डिग्री 40 मिनट के बाद कोई पैदा हुआ, अगर उसमें कोई प्लैनेट है उसका ज्यादा हो, तो वो उसका वाला नक्षत्र होगा। एंड इसी तरीके से इनका भी बैलेंस दशा जब होगा, तो ये उत्तर आषाढ़ का जो इसका वो है लॉर्ड है इनका मून। तो ये मून की बैलेंस दशा में पैदा हुए हैं। तो कितना बैलेंस दशा में पैदा हुआ, मून शुरू ही हुआ होगा तभी पैदा हुआ, 0 डिग्री पे ही था। 30 डिग्रीज है ना, ये 30 डिग्री 20 मिनट्स, तो जितना जितना डिग्री है उसी प्रोपोर्शनेट पे उसका मून की दशा का पीरियड कैलकुलेट होता रहेगा। तो कितना पीरियड खत्म हो जाएगा फिर पैदा होंगे, जैसे मान लीजिए बीच में हुए एग्जैक्टली 6 डिग्री 40 मिनट्स में, ठीक है, अगर उसका 6 डिग्री 40 मिनट्स है नक्षत्र का टाइम, और मून यहाँ पे लॉर्ड है इनका इसमें नहीं सॉरी, मून नहीं, सन की दशा में, क्योंकि ये उधर सैजिटेरियस कैप्रिकॉर्न में इसमें ये सन है, उत्तर आषाढ़ का जो लॉर्ड है वो सन है, यहाँ सन है, तो सन की दशा में पैदा हुए। अब सन की दशा टोटल 6 साल की है। अगर 6 डिग्री 40 मिनट्स पे हुए होते तो ये लगभग 50% ऑफ 3 साल की सन की दशा निकल चुकी होती, फिर पैदा हुए होते। अभी क्या है, अभी ये 0 डिग्री कैप्रिकॉर्न में है, तो 3 डिग्री 20 मिनट जा चुका है, तो 1/4 ऑफ द सन की दशा इज गॉन एंड आफ्टर दैट ही हैज बीन गॉन। Sir, I'm still a little unclear on this. Can you take one more example? मैं इसी में एग्जांपल में आपको समझ, देखिए क्या है 0 डिग्री, अभी आप कैसे, अब दशा में पैदा, बैलेंस दशा हम हमेशा बोलते हैं, वो नहीं बोलते कभी भी शुरू से हो गए, क्योंकि 0 डिग्री पे बड़ा मुश्किल है कोई बर्थ हुआ हो किसी का, Right. तो तब ये होगा भी तो 0 डिग्री पे होगा, तो दशा स्टार्टिंग पे होगा, जो बर्थ होगा ना वो उसकी दशा स्टार्ट ही होगी उस The टाइम पे। mine was, sir, I think one something, हाँ, ना? तो 1 डिग्री था, तो अगर आप अपना देखेंगे तो आपका भी जो केतु की दशा थी वो केतु के पीरियड में ही पैदा हुए हैं आप। हाँ, वैसे नहीं beginning. केतु के अंदर वो दूसरी अंतर्दशा आ गई, हम्म, केतु के अंदर केतु की ही भुक्ति थी या केतु का ही अंतर्दशा था, तभी आप पैदा हुए। केतु और केतु के अंदर वीनस नहीं आया था, right, तो ये क्योंकि वो इट विल डिपेंड, प्रोपोर्शनेट है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, प्रोपोर्शनेट है, जितना डिग्री होगा उतने नंबर ऑफ इयर्स डिवाइडेड बाय कितने साल की दशा है वो इलैप्स हो जाएंगे, और फिर आपका बर्थ होगा। सो यू विल बी बोर्न ऑन दैट बैलेंस दशा। अब हमारे सभी जगह, मतलब वैसे तो नक्षत्र कौन से नक्षत्र में पैदा हुए क्या हुआ, ये तो जैसे पुराने टाइम के ज्योतिष जो होते थे जिसमें सॉफ्टवेयर कम यूज करते थे, उनके लिए बड़ी इंफॉर्मेशन होती थी, क्योंकि वो कैलकुलेशन करके निकालते थे, नेटल चार्ट बनाते थे, कैलकुलेशन करके चीजें करते थे। तो वो लोग उनके वो जब भी आप मिलने जाओगे किसी भी ज्योतिष से, अच्छा आपका जन्म इस दिन हुआ है, आपका नक्षत्र ये है, आप इस राशि के हैं, आपका ये इस फला ढंग का, ये सारी चीजें आपको पूरा बताते थे। आज की डेट में तो ओपनली अवेलेबल है, right. करेंटली तो इट इज अवेलेबल, तो आप वो अवेलेबल है तो आप इसको वैसे ही देख सकते हैं, सभी को पता होता है जनरली। अब आजकल सभी लोग इंटेलिजेंट है, कौन से नक्षत्र पैदा हुआ तो उस नक्षत्र का क्या रेफरेंस है उसकी लाइफ के लिए, लोग उस पर भी काफी बातचीत करते हैं, बट कोई ऐसा ऑथेंटिक वो है नहीं, मतलब वो काफी ग्लोबल सी चीज है, कोई एग्जैक्ट उस पर ज्यादा ये रिसर्च नहीं हुई, या फिर बहुत ज्यादा उसको हम वो नहीं करते। अब इसी में नक्षत्रों में बड़ा इंटरेस्टिंग वो है, हम जब मिथ एंड मिसकंसेप्शन की बात करेंगे, लेकिन आपने नाम सुना होगा गंड मूल नक्षत्र, कि ये मूलों में पैदा हुआ है बच्चा। तो इस बच्चे को कई बार बच्चा जो है ऐसे नक्षत्र में पैदा होता है कि माँ बाप उसको देख नहीं सकते, बाप स्पेशली इट इज फादर एंड मामा, ये लोग नहीं देख सकते उस बच्चे को। कई बार देखा गया बच्चों को फादर को 40 दिन तक दूर रखा गया बच्चे से, कि ये फादर के लिए बड़ा भारी है। अब बिल्कुल गलत बात, बकवास बात, इसका कोई लेना देना नहीं, बल्कि साउथ में तो बहुत माना जाता है मूल गंड मूल नक्षत्र, तो उसमें दे जनरली ट्राई कि वहां उस टाइम पे बच्चा पैदा ना हो। अब गण मूल नक्षत्र जो है वो क्या होता है, केतु और मरकरी के जितने भी नक्षत्र हैं, तो 6 नक्षत्र हो गए, 2 प्लैनेट है तो 6 नक्षत्र हो गए, तो आउट 27 6 नक्षत्र आउट ऑफ 27। बेसिकली एक नक्षत्र एक दिन, तो लगभग 6 दिन हो गए, महीने में 6 दिन में अगर बच्चा पैदा होगा तो वो अशुभ है, ऐसा लोग मानते हैं। इसकी पूजा वगैरह भी कराते हैं, बहुत कुछ होता है इसका। तो ये मूलों में पैदा हुआ बच्चा, मूलों में पैदा हुआ बच्चा, ऐसा भी मानते हैं अमावस में बच्चा पैदा हुआ तो खराब है। अभी तो सर कैसे ये चीज कहाँ से आई? If you are saying it is not relevant, क्या ये नहीं रेलेवेंट और इररेलेवेंट की बात नहीं है, ये है कि आपने किस चीज को, नक्षत्र में पैदा हुआ खत्म हुई बात, वही खत्म।
अच्छा है कि बुरा है ये ऐड करना गलत है। ओके, भाई अब मूल हाँ, बट नक्षत्र सर पैदा हुआ, ठीक मूल है। नक्षत्र को बुरा क्यों मानते हैं? दैट्स व्हाट आई एम हाँ, ट्राइंग टू। वो ये मैं बताया ना, फादर के लिए बुरा मानते हैं कि उसका बच्चा पैदा हुआ तो फादर देख लेगा तो फादर के हाँ। लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा तो नहीं हुआ। अब ये भी हम्म। कुछ पार्ट पे ही है एप्लीकेबल, कुछ ही लोगों पे एप्लीकेबल है, ठीक है। साउथ में थोड़ा ज्यादा है एप्लीकेबल, बाकी जगह तो नहीं है, शहरों में नहीं है, बाहर नहीं है, इंडिया से बाहर कहीं नहीं हुआ है। जब अगर सी इट इज नॉट कि आप जो कह रहे हैं कि वो फादर के लिए नुकसान कर जाएगा, कैसे नुकसान कर जाएगा? फादर मरेगा अपनी कुंडली के हिसाब से, बच्चे की कुंडली से कोई असर नहीं फादर को, ना ही फादर की कुंडली से बच्चे पे असर। लोग कहते हैं कि हाँ भाई कर्म का कर्म जो फादर के कर्म बच्चे भी कैरी करते हैं, बच्चे के कर्म आगे उनको भी होता है, ये सब गलत बात है। ये सब इन सब चीजों की कोई वो नहीं है, देयर इज नो वो। फिर देन वी गेट इनटू अ स्टोरी बुक मोड। अगर हम इस तरीके की बातें करेंगे एस्ट्रोलॉजी सीखने में कि इस तरीके से ऐसा हो जाएगा और वो सारी मिथ्स की बात करेंगे, तो देन इट इज नॉट नो मोर अ साइंस, इट इज देन वी आर स्टडीइंग माइथोलॉजी। तो ये बिल्कुल मतलब ये माइथोलॉजिकल। सर अब एक छोटा सा डाउट है। हाँ, पूछिए सर पूछिए। हाँ हाँ, पूछिए अब छोटा सा पूछिए। डाउट, आप बोल रहे हैं कि फादर के कुंडली से फादर का देखते हैं, बच्चे का होता है बोल रहे हैं ना, फिर हाँ फादर की कुंडली में बच्चे कितने होंगे वो तो देख सकते हैं ना? हाँ, बिल्कुल देख सकते हैं, आजकल नहीं देख सकते लेकिन। हाँ फिर तो इम्पैक्ट आ रहा है ना नहीं फादर से इम्पैक्ट बच्चे के भविष्य कैसा होगा फादर की कुंडली से कैसे होगा, मेरे नहीं को नहीं बताना। कितने हाँ, नहीं, हम गंड मूल नक्षत्र के बारे में हम बात कर रहे थे, उसमें था कि बच्चा अगर पैदा होगा मूलों में तो वो फादर अगर उसको देख लेगा तो फादर की डेथ भी हो सकती है, राइट। ठीक है, ये माना जाता है। अब बच्चे की कुंडली से, बच्चे के बर्थ से फादर कैसे मरेगा? फादर तो अपने कर्मों से मरेगा, अपनी कुंडली के हिसाब से मरेगा, जब मरना होगा तब मरेगा, वो चीज गलत है। आदमी का बहुत सिंपल कोशिश इसका वो है, यही सेम चीज मंगल दोष या मांगलिक जब हम बोलते हैं उसमें भी होता है कि एक मांगलिक नॉन मांगलिक से शादी करेगा तो नॉन मांगलिक मर जाएगा, ठीक है। ये एक बहुत ही बहुत पॉपुलर वो है मिथ। हाँ, दिस इज अ वेरी कॉमन मिथ हाँ, सर। वेरी कॉमन मिथ। तो ये मर जाएगा। अब मुझे एक चीज बताइए, आपकी नौकरी का प्रमोशन क्या होगा, आपकी वाइफ की कुंडली से देख के बताएंगे कि आपकी कुंडली से देख के बताएंगे? भाई आपकी नौकरी में प्रमोशन जो होना है कौन सी किसकी कुंडली देखी जाएगी? हमारी देखिए। आपकी आपकी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, ये किसकी कुंडली देखी जाएगी? आप कितना पढ़ेंगे घर में, आपकी पढ़ाई कितनी होगी, ठीक है, एजुकेशन क्या करेंगे, कौन सी एजुकेशन स्ट्रीम होगी, किसकी कुंडली देखेंगे? आपकी कुंडली देख। बीमार पड़ेंगे, कब कब बीमार पड़ेंगे, किसकी कुंडली देखी जाएगी? आपकी कुंडली देखी जाएगी। गाड़ी खरीदेंगे कि घर खरीदेंगे, किसकी कुंडली देखेंगे? सारे लाइफ के इवेंट जब आपकी कुंडली से देखे जाएंगे, मरेंगे कब ये हम दूसरी की कुंडली से कैसे डिसाइड कर सकते हैं? अनलेस यू आर गेटिंग मैरिड टू अ क्रिमिनल, जो मर्डर वाला उसकी कुंडली में मर्डर लिखा है, उससे आप शादी कर रहे हैं तो आप जरूर उसकी कुंडली देखो कि कब कब उसका टाइम खराब होगा और वो आपका मर्डर करेगा, तो आप कह सकते हैं दूसरी की कुंडली देख के आप मरने वाले। अदरवाइज आपकी सारी कुछ आपकी कुंडली से देख के है। आप ही का आप ही की कुंडली से सब कुछ डिसाइड होगा आपके बारे में। आपके बारे में सब कुछ जो भी होना है वो आपकी कुंडली से ही होना है। तो वो चीज जो है ये गलत वो है, मतलब 6 दिन हफ्ते सब महीने में 6 दिन बच्चे जो पैदा होंगे वो सारे के सारे खराब होंगे, ऐसा हम मान सकते हैं क्या? रफली अराउंड यार 6 डिवाइड ऑलमोस्ट अराउंड व्हाट सम परसेंटेज 10-20% हो गया, 20% के आसपास बच्चे जो पैदा हो रहे हैं सारे के सारे गंडमूल में ही हो रहे हैं। गलत है बिल्कुल। 20% बच्चे खराब पैदा होंगे, बाप देख लेगा तो मर जाएगा। मंगलिक में दे से ना पेट से शादी एंड ऑल दोस थिंग्स। ये हम मांगलिक करेंगे ना, अभी आखिरी क्लास में करेंगे सारे, तब मैं आपको अच्छा। समझाऊंगा। मांगलिक भी समझाऊंगा, साढ़े सती भी समझाऊंगा, कालसर्प भी समझाऊंगा, हाँ, सब बताऊंगा, right. ठीक है। सबके जो मिथ है ये भी आपको बताऊंगा, क्या कितने बड़े मिथ हैं, क्यों, लॉजिकल रीजनिंग के साथ। फालतू ये देखो, एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के ना दो तरीके हैं। एक है कि हम वापस चले जाएं उसी पुराने स्कूल ऑफ थॉट में और वही पुरानी चीजें हम लोग वो करें कि ये मंगल दोष हो गया, ये कालसर्प हो गया। ये एक्सक्यूजेस हैं अगर आप सही से प्रेडिक्शन नहीं कर पा रहे उनके लिए।
अगर आप किसी का प्रेडिक्शन ठीक नहीं कर पाते हैं तो ये एक्सक्यूज देने के लिए काम आते हैं कि ये मंगल दोष था, ये काल सर्प था इसकी कुंडली में, ये कोई और दूसरा दोष में मर दो, बथेरे दोष हैं अलग अलग तरीके के, किसी पे भी निकाल दो, ठीक है। तो ये एक्सक्यूज देयर नो नथिंग मोर देन एन एक्सक्यूज। अगर आपको प्रेडिक्शन करनी नहीं आती तो आप इन एक्सक्यूजेस का सहारा ले सकते हैं एज अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर। अगर आप और या फिर आप अपने फिर वही उसी दकियानुसी वाली जो बातें हम लोग करते हैं कि ये सी यू हैव टू रिमेम्बर वन थिंग, एस्ट्रोलॉजी का रिलीजन से, माइथोलॉजी से कोई लेना देना नहीं, जीरो। अब But आप sir, बोलो normally astrologers link it a lot because that's the reason I never go to an astrologer because oh, they link it a lot because you are a Hindu, you will understand that kind of a thing. If a Muslim come to me for astrological consultation, I can't tell him to go to a temple on Tuesday and Hanuman Chalisa पढ़। बोल सकता हूँ मैं उसको, वो करेगा क्या? क्रिश्चियन करेगा क्या? no. बट क्या उनकी कुंडली नहीं बनती? क्या उनकी कुंडली के हिसाब से वो नहीं काम होता? क्या उनकी लाइफ में रिजल्ट नहीं आते? तो वो ये सारी चीजें जो है ना, अगर हम इसको हटा के देखेंगे तब हम एस्ट्रोलॉजी को सही ढंग से समझ पाएंगे। तब आप एक्चुअली समझ पाएंगे कि है क्या, मतलब क्यों हम बोल रहे हैं, एंड व्हाई आर वी नॉट हाइडिंग बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स। If you are not confident about what you have learned and how can you predict, then you will probably find different scapegoats। किस पे मैं डाल दूं, क्या कर दूं, क्या था इसलिए ये हो गया, फिर उसको पूजा बता दूं, ये पूजा कर लो। उस जैसे ही पूजा बताने से वो प्लैनेट अपनी जगह चेंज कर लेंगे। कोई प्लैनेट अपनी जगह नहीं चेंज करता, कोई 1 डिग्री भी ऊपर नीचे नहीं होगा। जो छप गया, जो स्क्रीनशॉट ले लिया गया पैदा होती है, वो ले लिया गया, दैट इज कांस्टेंट। So sir, No, these remedies and puja don't help, which means that they help subconsciously, they help in a different way. They don't help on, they don't work on your planets, they don't work on any situation, they will work on your subconscious mind, they will work on you. Sir, how can you lessen the impact, negative impact of a planet? Negative vibes through your karmas। अब भैया अगर जैसे मान लो एक सिंपल सी चीज है, आपको नेगेटिव इम्पैक्ट प्लैनेट का क्या हुआ, आपकी नौकरी चली गई, ठीक है, नौकरी कर रहे थे, अब आपकी दशा बदली, नेगेटिव थी, नौकरी चली गई, राइट। अब उसका क्या मतलब है, नेगेटिव इम्पैक्ट का मतलब क्या है? उस दिन मतलब अच्छा, इट वाज इन डिफरेंट क्लास, बट हम लोग ये बात कर रहे थे कि लक फैक्टर जो है, हाउ डू यू डिफाइन लक, या नेगेटिव टाइम जो है उसको कैसे डिफाइन करेंगे? नेगेटिव टाइम का उतना ही मतलब है कि आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा, एफर्ट ज्यादा डालना पड़ेगा। एफर्ट वर्सेस रिजल्ट, एफर्ट वर्सेस रिजल्ट है, एफर्ट आपको ज्यादा करना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा वो रहना। अब होता क्या है, हम लोग इतने साइड है, क्योंकि मैं नहीं बदल सकता किसी की भी, आपकी भी, आपका थॉट प्रोसेस, आप जितनी देर मेरे से बात कर रहे हैं शायद थोड़ी देर के लिए आई मे बी एबल टू इन्फ्लुएंस इट, बट मैं अकेला अगर बोलूंगा और 1000 लोग एक ही चीज बोलेंगे तो वो चेंज थोड़ी हो जाएगा। आप तो 1000 की मानेंगे। A lie told often becomes a truth. So that is the same case with all. See, apply it, because I'm saying I'm the only the rational. Yes, sir, it's good to know that it's karmas which can change, because everywhere 100%. I hear of ये पूजा नहीं कराई तो ये हो गया, वो पूजा नहीं तो भाई बोलो मैंने धर्म चेंज करा लिया मेरा, मैं अपने आगे रुचि का खान लिख रही हूँ, बताओ मैं कैसे पूजा करूँ? Exactly. तो क्या मेरे नाम पे नहीं होगा? तो अब मेरी कुंडली बेकार हो गई। True. भाई मैं यूएस चले गई, यूएस में मेरे वो रिलीजन, मतलब मेरा हस्बैंड, ठीक है, आई एम फॉलोइंग हिंदू, वो बट नहीं हो सकती पूजा, वहां नहीं है महाकालेश्वर। अब हमारा हिंदुइज्म जो है ना, ये दिस इज रिलीजन ऑफ कन्वीनियंस। ये रिलीजन ऑफ कन्वीनियंस, जो कन्वीनियंट है हमारे लिए हम सब मान लेते हैं बड़े आराम से, इसीलिए हम बहुत फ्लेक्सिबल एंड ट्रस्ट मी, द रीजन व्हाई हिंदुइज्म हैज सर्वाइव्ड डिस्पाइट इंडिया बीइंग रूल्ड for 300 years, more than 300 years by Mughals and 200 years by Christians and Islam, दो बड़े बड़े रिलीजन ने रूल किया इंडिया पे, फिर भी हिंदुइज्म वैसा का वैसा ही है। सबसे बड़ा रीजन है उसका कि हिंदुइज्म इज द मोस्ट फ्लेक्सिबल रिलीजन। जितनी फ्लेक्सिबिलिटी आपके हमारे रिलीजन में, हिंदुइज्म में, उतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब बाकी वो है ही नहीं। फॉरगेट इस्लाम, दे आर ऑल ऑर्थोडॉक्स, फ्लेक्सिबल एंड गलेबल। see, people just believe everything. नहीं बिलीव, सी इट इज कन्वीनियंस। हमारे 36 करोड़ वो है देवी देवता, आपको जो अच्छा लगे ले लो, कन्वीनियंस है ना। हमारे को तो मुझे जो अच्छा लगा मैंने वही मान लिया। सो दैट इतना फ्रीडम कहाँ मिलेगा? किसी रिलीजन में इतना फ्रीडम नहीं है, एंड दैट इज द सोल रीजन इट हैज सर्वाइव्ड थ्रू एजेस
and it will survive forever because it is flexible, it is adaptable. तो वो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पूजा करानी है, अगर आदमी नहीं है यहाँ पे तो संकल्प ले लिया, उसे बोलते पंडित जी संकल्प ले लेंगे, उसने पंडित जी ने आपके हाथ में करावा बांधा, आपके हाथ से दक्षिणा ली, एक पूजा कराई छोटी सी, संकल्प हो गया, अब मैं कर दूंगा आपके बिहाफ पे। ऐसा थोड़ी अब सर में दर्द मुझे दवाई पंडित जी खा ले और पंडित ठीक मैं हो जाऊं। Mostly, sir, it's done like that only. Pandit says, कि I'll do the puja for you. क्या कर सकते हैं अभी, ये ऐसा है तो है। I can't go and fight with all the जो हमारा I never चला आ had रहा है। belief in all these things, though it's practiced a lot in my family. It is practiced everywhere. It is practiced in my in-laws' family, not my parents' family. No, it is practiced They everywhere. practice extensively. So the thing is कि I never participated in it because मुझे कभी belief नहीं था. So इन चीजों में कि I always felt it was karmas. It is always karma. It was, it is, and it will always be karma only. आपके कर्म ही decide करेंगे आपकी पूरी life. You can change your entire horoscope only through your karmas. Right. जो लिखा है उसको भी बदल सकते हैं. And I am a firm believer in this. You can change whatever is written in your horoscope. You can change your destiny. Your destiny is through your karmas. See, every time your horoscope will show you a situation. It is just a situation. How you react to that situation is always your free will. Sir, I don't know if you do follow Shivani from, BK sister Shivani. Sister Shivani. I keep listening to. Yeah, so she's the first one from whom I had heard that when she said that no, astrologer you go to, lekin it's your karmas which will change. Obviously, it is. I am an astrologer and I believe in this. Although I give all kinds of medicine, जो मेरे पास depends on the client. According to the patient. According to the client. अभी there is someone who has a staunch belief कि मेरे को यही इसी तरीके की remedy से ही मेरे को फायदा होता है. Give that kind of a remedy to her. To anyone for that matter. But it is, since you are studying this, and I tell this to all my students, आप पढ़ रहे हो तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए, आगे पीछे सब पता होना चाहिए, उसका स्टोरी, इसका रीजनिंग की कैसे काम करती हैं रेमेडीज. यू शुड नो दैट. तो वो पता करने के लिए एंड वो समझ में आने के लिए बहुत जरूरी है कि हम ये अब जो भी हम बात कर रहे हैं, इट शुड मेक सम सेंस. मेरे को अगर एस्ट्रोलॉजी, because astrology is a science, it is not fiction, it is not work of fiction, it is not storybook, this is not a story line, and it's a divine science. Especially जो ज्योतिष हम लोग पढ़ते हैं, divine science है, 100% divine science है. और इसका कोई जब आप ये हम जब एडवांस में जब प्रश्न ज्योतिष जैसे करते हैं, जब प्रश्न लगाते हैं कोई, तब पता लगता है इसकी डिविनिटी कैसे है. कि जब ये आपके स्टार्स प्लैनेट सब आपकी सिचुएशन के बारे में बात कर रहे होते हैं. एंड इट इज सो, एट टाइम इफ यू फील सो, मतलब ये जब आप पढ़ते हैं इसके तो आपको एक्चुअली, एंड व्हेन यू गेट डीप इनटू दिस, यू रीड, मतलब यू आर स्टडीइंग एंड यू डूइंग अ रिसर्च, एंड इट टेल्स यू व्हाई ऑफ एवरीथिंग, कि क्यों हो रहा है. इट इज नॉट जस्ट प्रेडिक्शन, इट इज क्यों होगा वो भी बताएगा. वो उसके लिए बहुत, इट टेक्स अ लॉट ऑफ time and energy and experience, and you have to see multiple horoscopes, and then probably you can conclude, do a self study and analyze. This is more of understanding, imbibing. मैं explain करूं आपको समझ में आ जाए ऐसा आप अपना उतना ही लेंगे, लेकिन जब आप खुद practice करेंगे, खुद इसको आप, when you start living this thing, then you will know कि हाँ, this is a divine thing, this is absolutely divine. और वो इतनी जल्दी समझ में नहीं आता. नहीं, that's true. Sir, I had one more question. पूछिए. जैसे आपने मेरा जैसे बताया नक्षत्र आ गया अश्विनी, एंड केतु उसका लॉर्ड आ गया, so that impacts my entire life or it impacts the certain phase of my life? See, नक्षत्र का लॉर्ड आ गया तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है नक्षत्र का लॉर्ड और नक्षत्र का सब लॉर्ड. सब लॉर्ड क्या है, हम सब लॉर्ड की बात करेंगे. वो नक्षत्र के अंदर फर्दर डिवीजन है. 13 डिग्री 20 मिनट को वापस से डिवाइड कर दिया 9 हिस्सों में. उस 0 to 13 डिग्री 20 मिनट्स को भी हमने वापस डिवाइड कर दिया, फर्दर बाइफरकेशन. और फिर उसके सब लॉर्ड्स आ गए. तो हमारे लिए, नाड़ी के लिए, नाड़ी ज्योतिष में जो हम करते हैं, प्लैनेट नक्षत्र, मतलब नक्षत्र से मतलब नक्षत्र लॉर्ड और सब नक्षत्र का सब लॉर्ड. मतलब
कहने का मतलब ये है कि अ प्लैनेट विल गिव रिजल्ट्स ऑफ अपना खुद का, अपने नक्षत्र लॉर्ड का और अपने नक्षत्र अपने सब लॉर्ड का, तीनों का रिजल्ट एक देगा। हाँ, तीनों का रिजल्ट देगा। जबकि पराशरी जो हम बात कर रहे हैं उसमें जो प्लैनेट कैसे रिजल्ट देगा वो आज हम बात करेंगे। सारे प्लैनेट पढ़ेंगे, उनकी सारी जो वो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम आज देखते हैं क्या होगा। दशा हो गई, दशा में सब कारक हमने पढ़ लिए थे सारे, क्या कारक हैं किसके। प्लैनेट एज लॉर्डशिप, हाँ अब ये समझना जरूरी है प्लैनेट लॉर्डशिप क्या होती है। लॉर्डशिप हमें मालूम है सबको, हर राशि का एक लॉर्ड है, हर राशि का एक लॉर्ड है, मालूम है ना सबको, मालूम है कि अभी फिर से याद कर। हर याद है ना, बहुत अच्छी बात है, याद होना जरूरी है। वो स्वामी कह लीजिए, उनको लॉर्डशिप कह लीजिए। राहु के तो कोई लॉर्डशिप नहीं थी। अब क्या है, कुछ लोग, अब एक चीज आप सुनेंगे, आपने सुना होगा कभी, मूल त्रिकोण राशि। एक होती है मूल त्रिकोण राशि, एक होती है राशि नॉर्मल राशि, एक मूल त्रिकोण राशि। मूल त्रिकोण राशि का मतलब हो गया कि ये और भी प्लैनेट और ज्यादा स्ट्रांग माना जाता है उस मूल त्रिकोण राशि में है कि नहीं, उससे स्ट्रांग माना जाता है। मैं स्ट्रांग कह रहा हूँ, नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव की हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। प्लैनेट इज कंसिडर्ड टू गिव अ वेरी स्ट्रांग रिजल्ट अगर वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। तो सन और मून की तो एक एक राशि है, तो प्रॉब्लम ही नहीं, वही मूल त्रिकोण राशि है उसकी। सन अगर लियो में है, मून अगर कैंसर में है, सिंह और कर्क में, तो वो वही मूल त्रिकोण राशि है, तो उसी में स्ट्रॉन्गेस्ट रहेगा। कोई दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। मार्स स्कॉर्पियो एंड एरीज, मरकरी जेमिनी एंड वर्गो। तो वर्गो मतलब मार्स के लिए एरीज, मार्स स्कॉर्पियो में हो या मार्स एरीज में हो, तो मार्स ज्यादा स्ट्रांग माना जाएगा एरीज में जब होगा तब। इसी तरीके से मरकरी ज्यादा स्ट्रांग माना जाएगा जब वो वर्गो में होगा। And similarly, Jupiter in Sagittarius considered to be very strong. Venus in Libra is considered to be very strong. It's a मूल त्रिकोण राशि। Saturn अपने एक्वेरियस में 11 नंबर में, और उसका तो है नहीं, राहु केतु की तो कोई राशि नहीं है, मूल त्रिकोण हाउस है नहीं कोई, उनको राशि असाइन नहीं करेगी। Although some astrologers do believe they also have a मूल त्रिकोण राशि and they also have a sign, उनको भी राशि अलॉटेड है। अब ये डिबेटेबल पॉइंट है, हम लोग उस पर नहीं जाएंगे। तो ये मूल त्रिकोण राशि का भी एक आपको देखना पड़ेगा। सो ये क्या रिजल्ट है, स्ट्रांग है, स्ट्रांग हम बताएंगे स्ट्रांग है। पॉजिटिव नेगेटिव हम लोग अभी बात नहीं करेंगे। अब प्लैनेट का नेचर है, स्ट्रेंथ है, ये इसको हम देखेंगे अभी। सर्टेन प्लैनेट्स आर कंसिडर्ड टू बी वेरी स्ट्रांग एंड सर्टेन प्लैनेट्स आर कंसिडर्ड टू बी वीकर इन विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रांग प्लैनेट। मतलब उनका इफेक्ट ज्यादा स्ट्रांग फील होता है और ज्यादा स्ट्रांग उनका इम्पैक्ट जो है किसी का कम फील होता है। बट आई विल नॉट पुट इट एज अ वीक प्लैनेट or a strong planet. I will only say every planet is strong. There are certain planets which are stronger. So ये मैं स्ट्रॉन्ग और वीक में मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। स्ट्रॉन्ग कुछ प्लैनेट्स लोग बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग क्या है, नेगेटिव प्लैनेट जितने भी है ना उनको लोग स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, क्योंकि नेगेटिव इम्पैक्ट हमें ज्यादा फील होता है। कुछ नेगेटिव हो जाए आपके साथ एक साल में तो आपको पूरे साल याद रहेगा, पॉजिटिव 10 चीजें हो जाए उनमें से एक भी याद नहीं रहेगी। तो आदमी को फील जो 7, 8, 9 है वो आप राकेश वाला बता रहे थे ना, वो यही है ना? 7, 8, 9 कौन सा जो आपके प्लैनेट्स दिखा रहे हैं, सैटर्न, राहु, केतु। सैटर्न राहु केतु तो 7, 8, 9 कहां से आ गया उसमें? व्हाट इज 7, 8, 9? अरे वो नंबर मैं देख के बता रही हूँ उसको, ये जो आपके स्क्रीन में आ रहा है, स्क्रीन में। नहीं, ये तो नंबर लिखा है, सीरियल नंबर है इसमें। हाँ सीरियल नंबर की बात कर हाँ रहे हैं हाँ, सर। 7, 8, 9 और ये अपना ये वाला भी, मार्स भी। अच्छा, इसमें कुछ प्लैनेट्स को मेलेफिक कहा गया, कुछ प्लैनेट्स को बेनिफिक कहा गया। मेलेफिक मैंने बताया आपको, बैक बेंचर्स जो है हमारे, ये मेलेफिक हैं, गंदे बच्चे। और अच्छे बच्चे, स्टूडियस बॉयज, ये सब बेनिफिक कहे जाते हैं, ये अच्छे रिजल्ट देंगे। तो सन जो है हमेशा अच्छा रिजल्ट देगा, बेनिफिक प्लैनेट। मून इज अ बेनिफिक प्लैनेट। Mercury is also benefic. Venus is also benefic. Mars is malefic. Generally considered, Mars is generally considered malefic. Jupiter is benefic. And हमारे राकेश जो है ये तो बेनिफिक है ही। राहु केतु शनि, इनको हम मेलेफिक ही बोलते हैं। So what do we mean by separative tendencies? हाँ, अभी बताता हूँ सेपरेटिव टेंडेंसीज क्या होती है। सेपरेटिव टेंडेंसीज, सर्टेन प्लैनेट्स आर कंसिडर्ड एज सेपरेटिव।
अब क्या होता है जब ये सेपरेटिव, मतलब आपको सेपरेट करने वाला, किस चीज से सेपरेट करने वाला, किसी भी चीज से सेपरेट कर सकते हैं। मतलब आपको फॉरेन ट्रैवल होना है, वो आपका सेपरेशन फ्रॉम मदरलैंड हो गया। डिवोर्स होना है, सेपरेशन फ्रॉम अ पार्टनरशिप हो गई। ठीक है, तो कुछ भी ऐसा अलग होने वाला, मतलब एक जगह पे है जहाँ पर है या एक रिलेशनशिप में है, सिचुएशन में है, उससे दूर जाने वाली चीज, वो सेपरेटिव टेंडेंसीज इनमें, इन प्लैनेट्स में होती हैं। तो मान लीजिए आपका सैटर्न जो है वो आपका ऐसे हाउसेस को डिनोट कर रहा है विच शोज ट्रैवल। ठीक है, ट्रैवल के हमने देखे थे हाउसेस कौन से थे, 3rd 9th एंड 12th। ये अगर ये 3 हाउसेस को या ऐसे हाउसेस उसके सैटर्न इज डिपिक्टिंग, उनको एक्सपेक्ट कर रहा है, कंजंक्ट कर रहा है, भी हम पढ़ेंगे क्या होता है वो। तो दैट विल शो, बेसिकली दैट विल टेल अस दैट दिस इज, उस सैटर्न का पीरियड जब आएगा तब ये ट्रैवलिंग होगी उस टाइम पे, क्योंकि सेपरेशन भी दिख रहा है। ट्रैवल हाउसेस तो ही है, साथ में सेपरेशन भी है, तो ट्रैवलिंग होगी। या अगर वो डिवोर्स वाले उनको हाउसेस को देख रहा है या सेपरेटिव उसमें देख रहा है, तो डिवोर्स भी पॉसिबिलिटी है उस टाइम पर होना। तो दीज आर नोन एज सेपरेटिव टेंडेंसीज इन प्लैनेट्स की। बाकी सारे प्लैनेट स्ट्रांग है, कोई प्लैनेट वीक नहीं है। हर प्लैनेट अपना जब टाइम आएगा तो अपना पूरा रिजल्ट देगा ही देगा। अब हम आते हैं कंजंक्ट। कौन से प्लैनेट कंजंक्ट है? दो प्लैनेट, कोई से भी दो प्लैनेट होते हैं, अगर एक ही साइन में एक साथ हों तो वो कंजंक्ट कहे जाते हैं। अब एक साइन में, जैसे यहाँ पे 9th साइन में राहु एंड सन इज देयर, तो दे आर कंजंक्ट। यहाँ पे केतु एंड सैटर्न आर देयर, तो ये कंजंक्ट है। ये दो प्लैनेट्स कंजंक्ट है एक दूसरे के साथ, एक ही हाउस में, तो कंजंक्ट है। कंजंक्ट होने से क्या होता है कि जब भी एक प्लैनेट की दशा आती है तो जो उसके साथ कंजंक्ट है प्लैनेट, वो भी एक्टिव हो जाता है। तो दोनों ही प्लैनेट आपस में एक्टिव होंगे कंजंक्शन में। अगर दोनों कंजंक्ट है तो दोनों आपस में कंजंक्ट हो जाएंगे, और उनका असर वो करेंगे ही करेंगे। उस थोड़ा बहुत उसका भी इम्पैक्ट आएगा। इट इज लाइक सेइंग कि अच्छा तुम, यू आर गोइंग फॉर अ पार्टी, लेट मी आल्सो कम विद यू। दो फ्रेंड्स हैं या दो एनिमीज हैं, जो भी हैं, एक साथ हैं, तो एक साथ हैं तो वो कहेंगे चलो अच्छा आप कंजंक्शन में हैं तो आपका टाइम आ गया है तो मैं भी चलता हूँ, थोड़ा बहुत मैं भी खा लूंगा। ठीक है, उतना उस लेवल की पार्टी नहीं करूंगा जैसे आप कर रहे हैं, क्योंकि जिसकी दशा है वो तो मेन प्लेयर है। बट ये साइड में रह के थोड़ा बहुत मैं भी मजे ले लूंगा, थोड़ी चीयरिंग मैं भी कर दूंगा, चीयर लीडर बन जाऊंगा जो भी करूंगा उस टाइप का कंजंक्शन। तो वो जो प्लैनेट कंजंक्ट होंगे, जब जिसका टाइम आएगा, जिसकी दशा आएगी, तो दूसरा प्लैनेट भी थोड़ा बहुत अपना असर दिखाएगा, मतलब वो दूसरे प्लैनेट के भी इम्पैक्ट आएंगे लाइफ में। दैट इज व्हाट कंजंक्शन इज। अब कंजंक्शन में एक चीज मानी जाती है कि अगर प्लैनेट जो है एक साइन में 29 डिग्री 30 डिग्री के आसपास है, और दूसरी साइन में दूसरा प्लैनेट, फॉर एग्जांपल यहाँ समझ लीजिए सन जो है, सन मान लीजिए 29 डिग्रीज में है इधर, और यहाँ मरकरी जो है ये है 3 डिग्रीज या 2 डिग्रीज। तो जब भी 5 से 7 डिग्री का डिफरेंस होता है दोनों में, दो प्लैनेट्स में, इवन इज हाउसेज आर चेंज्ड, तो भी उनको कंजंक्ट बोला जाता है कि ये तो बिल्कुल पास पास है, हाउस बदल गए तो क्या हुआ, ये कंजंक्ट ही है। So this is known as Sir, how much degree you consider? 5 to 7. हाँ 5 to 7 डिग्रीज, तो भी वो कंजंक्ट माने जाएंगे। बट ये दिस इज एक्चुअली नाड़ी में हम लोग नहीं मानते इस चीज को। कंजंक्शन हम नाड़ी में उसी को मानते हैं जो एक ही हाउस में या एक ही साइन के अंदर है। साइन क्रॉस हो गया, चाहे 0 डिग्री का डिफरेंस भी हो, चाहे 1 डिग्री का डिफरेंस भी है, वो भी हम नहीं लेते हैं, तो उसके अंदर नहीं आता कंजंक्शन में। अब कुछ प्लैनेट जो है फ्रेंड है, न्यूट्रल है, एनिमी है, इस तरीके से फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी होती है। कहा जाता है कि दो प्लैनेट जो है ये एक दूसरे के दुश्मन है, साथ में बैठे हुए हैं, दोस्त है उसका वो भी कुछ कर देगा, दुश्मन है तो वो और नुकसान पहुंचाएगा। सो ये बेसिकली फ्रेंडशिप एनिमिटी का मतलब हो गया। अगर जैसे सन है, सन एंड मून आर टुगेदर समवेयर, और दोनों ही दोस्त हैं, तो मतलब ये बड़े अच्छे हो गए, अच्छा मान लिया गया। सन और सैटर्न साथ में है, मतलब सूर्य और शनि दोनों बाप बेटे का डिफरेंस है, लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत एनिमिटी है इन दोनों में, और ये दोनों साथ में हैं तो ये दोनों भी नुकसान करेंगे। ये इन दुश्मन प्लैनेट है, और दुश्मन जो है ये एक दूसरे के दुश्मन है, तो ये उसका इम्पैक्ट जितना आना चाहिए सन का, अगर सन अच्छा है सैटर्न खराब है, और दोनों ही एक ही हाउस में है या एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हैं,
तो वो हम अभी एस्पेक्ट पढ़ेंगे क्या है। तो ये उसका इम्पैक्ट सन को जो इम्पैक्ट देना चाहिए वो इम्पैक्ट नहीं दे पाएगा, बिकॉज एक दुश्मन प्लैनेट उसको देख रहा है या उसके साथ में है। तो ये एक और वो है, इसके अंदर चीज आती है कि ये एनिमिटी और फ्रेंडशिप के अंदर। सो ये टेबल है। अदर वैसे कुछ मतलब इसमें भी हम नाड़ी में वी डोंट कंसिडर दिस एज फ्रेंडशिप एनिमिटी में कुछ खास हम इसको लेते नहीं है, क्योंकि ये असर इसका फ्रेंडशिप एनिमिटी का होता नहीं है। बट येस, इन पराशरी इफ यू डू, ये आपको टेबल बहुत ढंग से याद करना पड़ेगा और आपको इसको याद करके समझना पड़ेगा कि कैसे कैसे इसका रिजल्ट आएगा हर प्लैनेट का। तो ये मतलब पराशरी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें याद, इसीलिए उसमें बहुत टाइम लगता है समझने में, क्योंकि उसमें हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कौन सा प्लैनेट कौन से हाउस में है तो क्या इफेक्ट देगा। सन फर्स्ट हाउस में तो कैसा बिहेव करेगा, सन सेकंड में तो क्या करेगा, सन थर्ड में तो कैसा होगा। तो उनके हर प्लैनेट के हर हाउस के हिसाब से इम्पैक्ट होंगे, फिर हर प्लैनेट के हर साइन के हिसाब से इम्पैक्ट होंगे। सन एरीज में तो क्या होगा, सन मार्स में तो क्या होगा, फिर इनके कॉम्बिनेशन होंगे, वो याद करने पड़ेंगे सारे कि कैसे कैसे प्लैनेट कहाँ कहाँ बिहेव करेगा, वो सब चीजें। ठीक है, और फिर उसके बाद नक्षत्र का भी याद करना पड़ेगा कि सन कौन से नक्षत्र में, देयरफॉर कैसा उसका इम्पैक्ट आएगा। तो ये दिस एक्चुअली टेक्स अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, ये सारी चीजें याद करने में या समझने में या उसको इम्प्लीमेंट करने में। और फिर आपने एक बार पढ़ भी ली, हॉरोस्कोप देख के उसका इन्फरेंस ड्रॉ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो समझ में नहीं आ पाती। So it's तो like thesis, PhD कर। हाँ, मतलब वो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, इसीलिए बहुत सारे, इसीलिए पुराने जमाने में एस्ट्रोलॉजर्स थे, वो बोलते थे एस्ट्रोलॉजी पढ़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है, जन्म लग जाते हैं, कई जन्म लेने पड़ते हैं, तब एस्ट्रोलॉजर आदमी सीख पाता है, पढ़ पाता है। बट आज की डेट में, क्योंकि उस जमाने में तो वो गणित वाला जो पोर्शन है उसका भी चैलेंज था बहुत बड़ा, कि कैलकुलेशन ठीक नहीं आती थी। अब तो खैर वो सब प्रॉब्लम खत्म हो गई, कैलकुलेशन भी आ गई, नए तरीके आ गए। अब जो हम बात कर रहे हैं अभी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, जो टेबल मैंने पहले बनाया था, आपको बताया था कि कैसे एस्ट्रोलॉजी के बारे में, वो फिर मैं आपको बना के समझाऊंगा, तब आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि हाँ क्या चीज़ है। तो नाड़ी में हम लोग ये सब चीजें नहीं देखते, ना करते, ना हमें बस समझने की जरूरत है क्या है, क्योंकि उसकी प्रिडिक्शन का टेक्निक डिफरेंट है, वो प्रिडिक्शन की टेक्निक ही डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। उसमें हम प्लैनेट नक्षत्र सबलॉट लेवल पे देखते हैं, हमें और कुछ नहीं देखना। The प्लैनेट authenticity of Nadi is as good as Parashari. बेटर देन, ऑथेंटिसिटी का क्या मतलब है, मतलब in the sense प्रिडिक्शन का। the prediction, yeah. हाँ, प्रिडिक्शन का मतलब है ना, आपको ये पूछना है कि आपकी नौकरी कब लगनी है, हम बता रहे हैं इस दिन लगेगी नौकरी, तो उस दिन लगेगी नौकरी, खत्म हो गई। अब अगर आप वो प्रिडिक्शन कर पा रहे हैं, वो भी 6 महीने के अंदर अंदर, तो वो उससे ऑथेंटिक कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप अगर आप पूरा वो करना आप करें, क्योंकि पढ़ते हैं, मतलब मैंने तो दोनों कर, मैं 33 डिफरेंट तरीके जो है, केपी छोड़ के मैं कस्पल इंटरलिंक, ये अपना पराशरी और ये नाड़ी तीनों कर चुका हूँ। तीनों मुझे आते हैं, तीनों के सॉफ्टवेयर मेरे पास हैं अलग अलग, तीनों का ही सारा कुछ सब है। लेकिन जो ईज और जो कन्वीनियंस और जो एक्यूरेसी नाड़ी से आती है, वो किसी और से नहीं आती। अब ये अलग अलग अपना अपना एक आपको डेवलप हो जाता है, हर एक इंसान का अपना एक फेवरेट हो, कैसे आप कैसे प्रिडिक्शन करेंगे। बट द वे यू कैन प्रिडिक्ट फ्रॉम नाड़ी, देयर इज नो अदर वे, नो इजी वे। आसान भी तो होना चाहिए, थोड़ा समझ में भी आना चाहिए, इजी भी तो होना चाहिए। क्योंकि पराशरी करेंगे तो फिर आप चले जाएंगे, अच्छा ये नीच का भी आएंगे, नीच और ऊंच पे हम लोग, तो वो भी करेंगे। हेलो हाँ बोलिए विश्वनाथ हेलो। जी। हाँ जी। अच्छा, अभी इसमें एग्जैक्ट टाइम का कुछ पता नहीं, जब भी अपन लगा सकते हैं रिजल्ट आ जाएगा, अगर एग्जैक्ट टाइम का 5-10 मिनट इधर हो जाए तो भी। अरे 5-10 मिनट तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे देखो, मैं आपको एक थोड़ा सा सैंपल दिखा देता हूँ। 5-10 मिनट में नाड़ी में क्या होता है, जैसे ये हमने हॉरोस्कोप लगाया, ये विश्वनाथ जी आप ही का हॉरोस्कोप है। ठीक है, अब ये टेक्नोलॉजी है, देखो ये टेक्नोलॉजी का यूज हम नहीं करेंगे तो हम पागल हैं। मैं देखूंगा अगर हम आज की जनरेशन के होके भी अगर आप लोग आज टेक्नोलॉजी यूज नहीं करें, तो देयर इज नो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। कि अब यहाँ पे हमारे पास एक टूल है, ये बताता है कि आपका टाइम जो है, चूंकि हम तो ये नंबर्स देखते हैं, हमारे लिए तो एक कोऑर्डिनेट्स इंपॉर्टेंट है, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। तो आपने बोला 6:30 पे आप पैदा हुए, ठीक है, हाँ, राइट 6:30 AM। आपके हॉरोस्कोप में कोई राइट। भी चेंज आ रहा था,
इससे पहले वाला टाइम जो था तो 5:55 था, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आगे आने वाले मतलब आपने कहा 5-10 मिनट आगे हाँ पीछे हो हाँ सकता है, ठीक है। चलो पीछे का तो पॉसिबल ही नहीं है, बहुत लंबा टाइम है, 35 मिनट्स तक कोई चेंज नहीं है, सेम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे आने वाले में चेंजेस हैं ये वाले, थोड़े से जो रेड में दिख रहे हैं आपको, ये चेंजेस है 3 मिनट 28 सेकंड में। अब चूंकि आपको अभी नहीं मालूम, बट मुझे मालूम है ये कोई खास मेजर चेंज नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ, ये अगले 8-10 मिनट में ये आ गया, ये भी पाथ ब्रेकिंग अर्थ शैटरिंग चेंज नहीं है, ठीक है। इट इज मतलब थोड़ा बहुत चेंज आएगा, बट बहुत ज्यादा मतलब ऐसा नहीं कि मेजर बिल्कुल ही हॉरोस्कोप भी चेंज होगी पूरी, वो वाली कहानी नहीं है। फिर आया 6:45, ये आया 15 मिनट में, इसमें थोड़े बहुत चेंजेस हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जो हुए हैं अभी इसके अंदर, वो भी 1-2 प्लैनेट्स में है, तो उनका टाइम आएगा या उनका टाइम रहा होगा तो हम चेक कर सकते हैं कैसा रहा होगा टाइम। आपका राहु वाला जो पीरियड था वो फाइनेंशियली अच्छा गया था कि बुरा गया था? बुरा ही गया। नहीं नहीं, कुछ उसमें पूरा बुरा नहीं गया है, पूरा अच्छा नहीं गया है, लास्ट में बुरा गया था 2015 से। नहीं, दो वो तो चलो ठीक है, राहु जुपिटर आपका फिर राहु 2015 से बुरा गया था, तो इस तरीके से आप देख सकते 2015 हो। को जॉब चेंज हुआ था। हाँ, वो जॉब चाहिए वो आप देख सकते हैं इसके अंदर, जब हम उसको आप करेंगे तो आप इसके अंदर चेक करके देख सकते हैं कि ये कितना हुआ है। तो ज्यादा बहुत मेजर नहीं है, लेकिन हाँ इससे एक्यूरेटली पता लग जाएगा कौन कौन सा टाइम कैसा कैसा जिस जिस प्लैनेट पे चेंज हो रहा है उस प्लैनेट का हम टाइम चेक करेंगे। आपके जो पास्ट इंसिडेंट हुए, शादी कब हुई, बच्चे कब हुए, गाड़ी कब खरीदी, घर कब खरीदा, वो सब चीजें अगर हम देखेंगे तो हम इजिली प्रेडिक्ट कर पाएंगे, हाँ चेक कर देंगे ये वाले मैक्सिमम जहाँ मैच करेगा वो वाला टाइम आपका सही टाइम है, एग्जैक्ट टाइम। ओके। तो उससे आपका बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन हो जाता है। फिर ट्रांजिट्स देख के हम चेक करते हैं कि आपकी शादी जब हुई थी वो ट्रांजिट ठीक बैठ रहा था कि नहीं बैठ रहा था, तो ट्रांजिट चेक करके भी आप कर सकते हैं, अपनी ये टाइम रेक्टिफिकेशन हो जाता है। सो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग विच यू ऑन द कोर्स ऑफ इट यू डू, एडवांस जब आप पढ़ेंगे तो अपने आप कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और 5-7-10 मिनट का तो प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ तो केसेस होते हैं जो कि जब ट्रेन निकली थी उस टाइम पे तब था, और उस दिन हिंदी की डेट थी, ऐसा डीडी वाली डेट थी, गांव में बच्चा पैदा हुआ, तो अभी वो ट्रेन की आवाज जब आती थी सुबह के टाइम आती थी, और ये क्या टाइम होता था पता नहीं, सर्दियों के दिन थे, अंधेरा था। अब ऐसे करके जब आप निकालते हैं डेट तब और प्रॉब्लम, तब वो है असली चैलेंज। उस केस में हमें एक चीज का वो लेना पड़ता है विच इज पामिस्ट्री। पानाशरी, पामिस्ट्री, पामिस्ट्री, हाँ राइट। हाँ, तो उसमें पामिस्ट्री अकेली एक ऐसी चीज है जो कि आपके पाम से आपकी डेट लाइंस मैच करके हम डेट निकालते हैं, और फिर उसके बाद देखते हैं कि हाँ ये ठीक सा बैठ रहा है और ये सिचुएशन भी मैच कर रही है, अदरवाइज देयर इज नो अदर वे। तो इट इज अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस। I तो generally unless it's a very important client of mine, otherwise I don't entertain such cases because it takes a lot of time. आधा पौना घंटा 2 घंटे सिर्फ टाइम ही निकालने में लग जाते हैं कि क्या टाइम सही था। हाँ इनिशियली, लेकिन आप लोग वो करना जब आप देख सीखेंगे जरूर करें, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होता है, मजा आता है, आपको अलग अलग चीजें देखने को मिलती है। सो प्लैनेट्स का एक और फीचर है, आपने सुना होगा ऊंच का प्लैनेट होके बैठा है, नीच का प्लैनेट हो गया, प्लैनेट नीच का है, राशि नीच हाँ राशि में बैठा है, नीच हो गया ऊंच हो गया। तो ये एक बचपन में गेम होता था, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं पता नहीं, ऊंच नीच का फाफड़ा हम लोग खेलते थे, कि जैसे अब ऊपर चढ़ गए तो ऊंच हो गया, नीचे चढ़ गए तो नीचे हो गया, तो वो ऊंच नीच का फाफड़ा वाला जो गेम है दैट इज व्हाट पीपल यूज्ड टू प्ले। बच्चा आजकल तो नहीं खेलते बच्चे, बट पहले हम लोग खेला करते थे, बहुत छोटे थे तब। तो ये ऊंच नीच वाला जो खेल है ये गेम ही है, इसका कोई मतलब नहीं है। से क्या होता है, प्लैनेट कौन सी राशि में है, ठीक है, वो एक राशि में ऊंच का मतलब उस राशि में वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा, ठीक है। और जिस राशि में वो खराब है, डेबिलिटेटेड है या फिर नीच का है, उसमें वो वीक हो गया, वो अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। तो ये ऊंच और नीच इज वेरी मतलब इज वेरी कंसिडर्ड एज वेरी इंपॉर्टेंट इन पराशरी। उसमें बहुत इसको महत्व दिया जाता है कि अच्छा ये तो इतना ऊंच का है, ये नीच का है। नाड़ी में हम देखते भी नहीं कौन सा ऊंच कौन सा नीच क्या है क्या नहीं है, बट हाँ आपको पता होना चाहिए
क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि जो सामने वाला आएगा आपके सामने, उसको पता होगा अपनी कुंडली में कौन सा ऊंच का कौन सा नीच का है। तो वो काउंटर करने वो पूछेगा मेरा तो ये ऊंच का है नीच का है, इसका भी उपाय दीजिए। पिछले पंडित जी ने, पिछले एस्ट्रोलॉजर ने कुछ पूजा बताई थी, वो नीच का प्लैनेट है उसको ठीक करने के लिए, बट वो ठीक हुआ नहीं, ठीक हो भी नहीं सकता, क्योंकि प्लैनेट अपनी पूरी जिंदगी जो है वो अपनी साइन, जिस साइन में है उसी साइन में रहेगा, हटेगा ही नहीं। जो चार्ट आपका लगन चार्ट बन गया, ये आपका एक बेसिक मैप बन गया पूरे लाइफ का, वो नहीं बदलेगा। जो लगन चार्ट है वो कुछ भी करने से नहीं बदलेगा। जब वो कुछ करने से बदलेगा नहीं, तो फिर इम्पैक्ट कैसे खत्म हो जाएगा? नेगेटिव है तो वो नेगेटिव ही रहेगा ना, पॉजिटिव कैसे हो जाएगा? वीक है तो वीक ही रहेगा, उसके अंदर कैसे पावर, कौन सा वो टॉनिक पी लेगा और बॉर्नविटा और हॉर्लिक्स पी के वो एनर्जी आ जाएगी उसके अंदर, ये ग्लूकॉन डी पी लेगा तो एनर्जी आ जाएगी? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बट नीच का है मतलब कमजोर है, वीक है, रिजल्ट अच्छा नहीं देगा। जितना पोटेंशियल है प्लैनेट का, उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा उसका। और अगर ऊंच का है तो बहुत अच्छा है, अच्छा रिजल्ट देगा। तो सन अगर ऊंच का है तो एरीज में अगर होगा तो ऊंच का रहेगा, लिब्रा में होगा तो ये डेबिलिटेड रहेगा। मून टॉरस में और स्कॉर्पियो, अगर आप देखेंगे तो 6 साइंस का डिफरेंस है दोनों में। मर्क्यूरी, वर्गो और पाइसेस 6 एंड 12, अगर आप नंबर डालेंगे तो 1 एंड 7, 2 एंड 8, 6 एंड, तो जिस हाउस में है उसका ऑपोजिट हाउस वाला जो है उसमें अगर रहेगा तो 6 साइन आगे तो प्रॉब्लम रहेगा। मरकरी वीनस उल्टे, दोनों उल्टे में है। अब इसके अंदर ही एक और चीज, चलो उसको हम योग की बात करेंगे तब, जब योग वाली बात करेंगे। मार्स कैप्रिकॉन कैंसर, जुपिटर कैंसर कैप्रिकॉन, तो ये उसमें सैटर्न लिब्रा एरीज में, अगर लिब्रा में है एक्सॉल्टेड, एरीज में है तो डेबिलिटेड। अपने ही साइन में है, तो कई बार ये भी होता है कि प्लैनेट बोला जाता है कि स्वराशि में है। स्वराशि का मतलब हो गया प्लैनेट अपने साइन में है, मतलब मार्स या तो स्कॉर्पियो में है या एरीज में है। मान लीजिए मार्स एरीज में है तो वो अपने ही राशि में है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, तो स्वराशि में हो गया। और अगर फर्स्ट हाउस में है तो स्वग्रही भी हो गया, मतलब अपने घर में भी है। स्वग्रही, स्वराशि, ये सब जैसे वर्ड्स यूज होते हैं, तो ये अपने हाउस में, इन इट्स ओन मार्स, इन इट्स ओन हाउस, इन इट्स ओन साइन, ऐसा बोल सकते हैं। देन यस, दिस प्लैनेट इज कंसिडर्ड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। ये तो अपने घर में है और अपने ही है, तो जब भी इसका टाइम आएगा, जब भी टाइम नहीं आएगा बोलेंगे नहीं, ये टाइम वाली दशाओं पे इतना जोर नहीं देंगे, फिर वो बोलेंगे नहीं ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मार्स यहाँ बैठा है इसलिए इसकी लाइफ में ऐसी चीजें होंगी। प्रिडिक्शन का तरीका ही अलग है। दशाओं का उतना ज्यादा अहमियत नहीं देते वो पराशरी में भी, वो नेटल चार्ट पे या डिविजनल चार्ट्स पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि अगर ये प्लैनेट यहाँ पर है तो इसका रिजल्ट ऐसे ही आएगा। और ये ऐसे ही हर चीज को उसी पे जोड़ देते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि भाई प्लैनेट ऐसे ही नहीं करेगा बैठे बैठे टाइम, नहीं पंगे करेगा। वो जब रिजल्ट आए, जब उसका टाइम आएगा, जब टीचर का टाइम आएगा तभी टीचर आएगा पढ़ाने, तो दैट दे फॉरगेट। तो वो चीज उसमें नहीं है, पराशरी में नहीं मानते। बट हाँ, पराशरी इज ऑल अबाउट दिस, ये एग्जॉल्टेड है कि डेबिलिटेड है, ऊंच का है, नीच का है, ठीक है, किसका दोस्त है किसका दुश्मन है, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। अभी एक और चीज हम पढ़ेंगे, वो है रेट्रोग्रेशन। प्लैनेट वक्री हो गया, तो प्लैनेट वक्री है इज अगेन कि प्लैनेट उल्टा चल रहा है, तो ये इसकी चाल वक्री, इसका मतलब ये ऑपोजिट इफेक्ट देगा, उस टाइम तक इम्पैक्ट नहीं करेगा। सो ये ऊंच नीच की चीजें हैं। अब हम आते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज पे, विच इज एस्पेक्ट। एस्पेक्ट का मतलब क्या है ये जरा समझना पड़ेगा हमें पहले। कौन किसको देख रहा है? आपने सुना होगा ना, शनि अष्टम भाव होके, ऊंच का होके, नीच का पता नहीं किसको देख रहा है, क्या कर रहा है। तो देखना वाला जो सिस्टम है, व्हाट इज, देखने का मतलब है एस्पेक्ट करना। अब क्या है, हर प्लैनेट जो है ना, ये बोला था हमने, देखा कि प्लैनेट जो है किसी भी हाउस में होगा, रिजल्ट देता है, दो चीज का रिजल्ट देगा।
अभी रिजल्ट पे आते हैं, हम पहले जरा एस्पेक्ट भी पढ़ लेते हैं, फिर उस पर कैसे रिजल्ट देगा वो भी हम चेक करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर सन है, ठीक है, और यहाँ पर सैटर्न है। सन और सैटर्न जो है ये एक दूसरे को देख रहे हैं, हम बोलते हैं एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हैं। क्या होता है, प्लैनेट जिस घर में बैठा है उससे 7th हाउस, हर प्लैनेट उससे 7th हाउस को एस्पेक्ट करता है, एक्सेप्ट फॉर राहु एंड केतु, क्योंकि वो तो हमेशा ही एक दूसरे को आमने सामने होते हैं। तो 7th हाउस का मतलब हो गया सन एंड सैटर्न 7th हाउस में है। 7 कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे जिस हाउस में है उसको भी लेंगे। तो आइडियली तो ये फर्स्ट हाउस में और वो 7th हाउस में है। सारे राशियां करेंगे सर इस तरह? सारे प्लैनेट्स करेंगे एक दूसरे, सारे प्लैनेट्स, ओके। हाँ, राहु केतु छोड़ के, अच्छा, ठीक है, राहु केतु छोड़ के बाकी कुछ प्लैनेट्स के और भी हैं एस्पेक्ट्स, बट हम पहले इनका समझ लेते हैं कौन कौन से प्लैनेट की कौन कौन से हाउसेस के एस्पेक्ट्स हैं। सन, मून, आपका मरकरी, वीनस, ये सारे प्लैनेट जो हैं ये अपने से 7th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे हमेशा, ठीक है। अब हम आते हैं बाकी प्लैनेट्स, मार्स, सैटर्न, इसमें पहले हम यहाँ डाल लेते हैं राहु केतु, देन देयर इज मार्स, सैटर्न एंड जुपिटर। इसमें जो बाकी और एस्पेक्ट करेंगे राहु, तो इसमें भी हम डाल लेते हैं कैसे कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं भाई साहब हमारे। सन इज एक्सपेक्टिंग 7th हाउस, मून इज एक्सपेक्टिंग 7th हाउस, मरकरी इज एक्सपेक्टिंग 7th हाउस, वीनस भी 7th हाउस। राहु, तो राहु के तो हमेशा रहते हैं, तो 5th एंड 9th हाउस राहु करेगा। तो मान लीजिए यहाँ पर राहु है, ठीक है, राहु कौन से हाउस में अभी, मैंने कौन से हाउस में लिखा है? 7th, ये 1 2 3 4 5 10th हाउस में। 10th, चलो थैंक गॉड आप लोगों को बिना नंबर लिखे याद है, ठीक है, तो वेरी गुड ना, बेसिक, वेरी गुड, सुन के बड़ा अच्छा लगा, ठीक है। 10th हाउस में नहीं, क्योंकि अभी क्या, अभी जब मैं इसमें राशियां डालूंगा ना, ठीक है, तो साइन टू साइन एस्पेक्ट होता है, जैसे इसमें हमने डाल दिया, मान लीजिए ये 4 4 से शुरू हुआ, ये 4, इधर ये 5 आएगा, अब ये 6 आएगा, ये यहाँ 7, चलो जी, सैटर्न अपने हाउस में आ गया, अपने राशि में आ गया, स्वराशि में हो गया। अब राहु हमने यहाँ लिखा तो केतु हमें यही लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये सब आमने सामने ही होते हैं। तो अब जैसे अब ये नंबर पड़ गए इसमें, तो ये राशियां आ गई चार्ट में। अब अगर आपसे मैं पूछूंगा कि केतु कौन से हाउस में, बताएं केतु कौन से हाउस में? तो 4, हाँ, वेरी गुड। ये कंफ्यूजन अच्छे अच्छे लोगों को हो जाता है कि केतु 4th में नहीं, केतु कई बार लोग 7th बोल जाते हैं, ठीक है, तो वो ठीक है, अच्छी अच्छी बात, आप लोगों को नहीं है कंफ्यूजन, वेरी गुड। कि राहु 5 9, केतु इज ऑल्सो 5 एंड 9, देन मार्स का जो है मतलब 5th हाउस, मतलब राहु कौन से राहु का 5th हाउस कौन सा हुआ इसमें, बताएं कौन से हाउस का एस्पेक्ट करेगा राहु? राहु का 5th एस्पेक्ट कौन सा होगा? तो जो 2nd हाउस है, नहीं 3rd हाउस में करेगा। वेरी गुड, 2nd हाउस, 2nd, ठीक है ना? हाँ, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 हाँ, 2nd हाउस को करेगा, 5th एस्पेक्ट, हाँ सेम। अब मार्स का है 4 7 एंड 8, सैटर्न का है 3rd 7th एंड 10th, और जुपिटर का है 5 7 एंड 9।
तो ये सारे प्लैनेट्स के एस्पेक्ट्स हैं। ये बोला था कि प्लैनेट अपने हाउस में है, तो जहां पर भी है उससे अपना ये जो भी एस्पेक्ट्स है उन हाउसेस को भी इम्पैक्ट करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ, जब भी प्लैनेट की दशा आई तो वो वाले हाउसेस भी एक्टिवेट हो गए। मतलब कैसे एक्टिवेट हो गए, सैटर्न मान लीजिए यहाँ 7th हाउस में है, तो 1 2 3 9th हाउस भी एक्टिवेट हो गया सैटर्न के टाइम पे, फिर फर्स्ट हाउस भी एक्टिवेट हुआ, और इसका 10th हाउस, 4th हाउस भी एक्टिवेट हो गया। इसका मतलब सैटर्न का टाइम आएगा तो ये इसका कुछ ना कुछ केतु भी हो गया। प्रॉपर्टी व्हीकल मदर पे भी इम्पैक्ट आएगा, सेल्फ पे तो इम्पैक्ट आएगा ही आएगा, मैरिटल लाइफ पे भी आएगा, और 9th हाउस पे भी आएगा, ट्रैवल ट्रूवल भी हो सकता है, कुछ और चीजें भी हो सकती है। तो ये सारे इम्पैक्ट्स आएंगे हर एक प्लैनेट के अपने अपने उसमें। तो इसके अंदर आपने क्या, और इसको हम अगर हम देखें कि प्लैनेट कैसे रिजल्ट देता है, सबसे इंपॉर्टेंट है प्लैनेट देगा, प्लैनेट अपना ओन हाउस, जिस हाउस में बैठा है उस हाउस का रिजल्ट देगा। सन अगर यहाँ फर्स्ट हाउस में बैठा है तो सन जब भी आएगा, जब भी सन की दशा आएगी, सन का टाइम आएगा, तो वो अपना रिजल्ट देगा, मतलब फर्स्ट हाउस का रिजल्ट देगा। और लॉर्डशिप, लॉर्ड ऑफ हाउस मतलब इसमें सन कौन से साइन का लॉर्ड है, लियो का। लियो कौन से हाउस में बैठा हुआ है, सेकंड हाउस में। तो सन जो है इस केस में सेकंड हाउस का भी रिजल्ट देगा। लॉर्डशिप क्लियर हुई? यस सर। ठीक है, अब मतलब वी नीड टू नो द लॉर्ड ऑफ ईच हाउस एंड उसके बाद वो हाउस देख लें कौन से हाउस में बैठा है वो लॉर्ड, है ना? बिल्कुल, जैसे मान लीजिए मून यहाँ पर है सेकंड हाउस में, मून कौन से हाउस का लॉर्ड हो गया? आई डोंट रिमेम्बर लॉर्डशिप। ये विश्वनाथ जी बेसिक है, ये बेसिक है। लॉर्डशिप तो हम्म, याद कर रही। मून किसका साइन, कैंसर का लॉर्ड है। कैंसर का लॉर्ड है। कैंसर कौन से हाउस में बैठा है, फर्स्ट हाउस में बैठा है। कैंसर का बैठा फर्स्ट हाउस में, तो मून जब एक्टिव होगा, जब मून की दशा होगी, तो मून विल गिव रिजल्ट ऑफ सेकंड हाउस एंड फर्स्ट हाउस। ठीक है, आज मैं आपको एक सैंपल हॉरोस्कोप भेजूंगा, ठीक है, 2 दिन की छुट्टी है, उसमें आप, मैं उसमें टेबल बना के भेजूंगा, आपने क्या क्या काम करना है। मतलब उसकी लॉर्डशिप लिखनी है, हर कौन से हाउस में है वो लिखना है, हर एक प्लेनेट का एक हॉरोस्कोप लेके। अपने हॉरोस्कोप पे भी आप करिएगा ये चीज, ठीक है। दूसरा मैं आप दोनों की भेज दूंगा, आप दोनों को, ठीक है, मैं उस ग्रुप में डाल दूंगा दोनों की फोटो खींच के, लगन वाले की, लगन वाला जो है उसमें आप देखिएगा कौन सा प्लैनेट कहाँ बैठा है, ओन हाउस कौन सा है, ये चीजें करनी है आपने। ओन हाउस कौन सा है, लॉर्ड ऑफ हाउस कौन सा है, किस हाउस का लॉर्ड है। तीसरी चीज करनी है, कंजंक्ट कोई है कि नहीं है, चेक करना कौन सा प्लैनेट कंजंक्ट है और किस हाउस में है। फिर चेक करना है एस्पेक्ट्स, कौन सा प्लैनेट किसको एस्पेक्ट कर रहा है, किस हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब ये एक चीज ये हो गई। अब मान लीजिए यहाँ पर सर हमने अभी तक जितना किया है आप उसके नोट्स भी भेज देंगे प्लीज। हाँ, आज सारा कोर्स मटेरियल भेज दूंगा, ठीक। आज अभी मैं भी भेज दूंगा सारा का सारा। हम्म, क्योंकि अब आगे आप थोड़ा सा, हम लोग ना स्पीड थोड़ा अपने 5th गियर पे गाड़ी डाल दी है, शुरू में अभी था कि हाँ आपकी सर पहले एक तो बार रिव्यू कर लेंगे नोट्स एंड बिल्कुल बहुत जरूरी है। यू टू। हाँ हाँ, और ये सारी चीजें आपको क्या याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ मैं आपको, ये याद रखना प्लैनेट कौन से हाउस में, क्योंकि प्लैनेट उसका रिजल्ट देगा, जो हाउस में बैठा हुआ है उसका रिजल्ट देगा ही देगा। किस हाउस का लॉर्ड है उसका रिजल्ट देगा। फिर किस, कौन कौन से प्लैनेट कंजंक्ट है उनका भी रिजल्ट देगा जब उनकी दशाएं आएंगी, और एक्टिव हो जाएगा। और सर किसको, कंजंक्ट आपने बताया था ना जहाँ दो दो हो एक या साथ होंगे तीन हो, कंजंक्ट। 2 या 3। हाँ, 2 3 4 5 जितने हैं एक साथ है वो सारे कंजंक्ट है। ठीक है, और किसको एस्पेक्ट कर रहा है, कौन कौन से हाउसेस को एस्पेक्ट कर रहा है, वो उन हाउसेस के भी रिजल्ट देंगे कि जब The वो aspect is opposite, right? एस्पेक्ट, वन इज ऑपोजिट, बट इन केस ऑफ मार्स, इन केस ऑफ सैटर्न, इन केस ऑफ जुपिटर और इन केस ऑफ राहु केतु, ये सब के सब इनके अच्छा ये जो अभी एक हमने से, लिखे हैं। हाँ, एक से ज्यादा एस्पेक्ट्स हैं।
राइट। एक से ज्यादा एस्पेक्ट्स, तो वो क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो चीज आपने देखनी है। ठीक है, कंजंक्ट हो गया, एस्पेक्ट हो गया, लॉर्ड ऑफ हाउस, ओन हाउस, हाँ ये प्लान, अब ये भी चेक कर सकते हैं मूल त्रिकोण में है कि नहीं है। फिर आपने ये चेक करना कि ये एक्सॉल्टेड है कि डेबिटेड है। ठीक है, कौन सा प्लान एक्सॉल्टेड है, कौन सा प्लान डेबिटेड है। तो ये दोनों एक्सॉल्टेड डेबिटेड तो ऊंच नीच का सर प्लान कौन रिट्रोग्रेड का से मतलब हैं। क्या? हाँ, रेट्रोग्रेड, रिट्रोग्रेड का मतलब क्या? हाँ, हाँ मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में आपको, पहले रिट्रोग्रेड। एस्ट्रोनॉमी समझानी पड़ेगी उसके बाद। हाँ, रेट्रोग्रेड के पीछे एस्ट्रोनॉमी समझानी पड़ेगी मुझे थोड़ी सी। ठीक है ना, एस्ट्रोनॉमिकल रेस सिग्निफिकेंस आप देखेंगे, फिर हम उसको रेट्रोग्रेड पकड़ेंगे। रेट्रोग्रेड क्या होता है, रेट्रोग्रेड एस्ट्रो नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा आपको। अभी ठीक है, ठीक। सब इतना सारा एक साथ दे दूंगा ना तो अभी बिल्कुल एकदम कंफ्यूज, हाँ अभी सिर्फ आप लॉर्डशिप समझो। सर, अभी एक आप मिनट, एक्सॉल्टेड एंड डेबिलेटेड कौन का सी एक राशि में है, तरीके से। हाँ मैं वो आपको भेज दूंगा ना, आप टेक्स्ट पढ़िएगा कौन सी राशि में होता है। जैसे सन एरीज में एग्जॉल्टेड है और उसके साथ के बाद राइट, जो मतलब आपने चार्ट एरीज, दिखाया था। हाँ एरीज के सेवन साइन है जो मतलब लिब्रा, लिब्रा में वो है डेबिलिटेटेड है। तो ऐसे ही वो टॉरस में एग्जॉल्टेड है मून, और स्कॉर्पियो में नीच का हो गया। मार्स ऐसे कैंसर में डेबिलिटेड है, सजिटेरियस में एग्जॉल्टेड है। यही उल्टा आपका हमारा उसका है कैप्रिकॉर्न में, सॉरी, एंड उल्टा उसका जुपिटर के साथ। तो ऐसा अब एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, याद नहीं भी हो तो भी चलेगा। देखिए सर, आप मतलब अगर नोट भेज देंगे ना तो विल जस्ट दैट बी अ आपको रेटनर फॉर बिल्कुल अस बिल्कुल नाउ। बिल्कुल नोट्स मिल जाएंगे आपको, नोट्स की आप टेंशन ना लें। मुद्दा ये है, आप समझने की कोशिश करना है पहले कि कैसे पढ़ना है हॉर्स को, लगन चार्ट को कैसे पढ़ना है, और कैसे कौन से प्लैनेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक मिनट जरा मैं देख लूं क्या क्या और रह गया इसके अंदर, फिर देन भी। हाँ ये एस्पेक्ट्स हो गए, ये एस्पेक्ट सन 7, मून 7, मरकरी 7, 4, 8, एंड ये वाले जो हमने अभी लिखे ये सारे के सारे प्लैनेट हैं। अच्छा, ट्रांजिट हम ट्रांजिट को भी अगली क्लास में पढ़ते हैं, अभी उसमें नहीं कंफ्यूज करते। अभी हम आप कुछ और देखते हैं चीज की। सर, एक केस स्टडी ले लेते हैं। अभी कहाँ से केस स्टडी, अभी आप पहले टेबल बनाना सीखो, केस स्टडी सब लेंगे, हम करेंगे, हम अगले आगे आगे आने वाली नहीं, तीनों जो आपने क्लासेस में यही। कॉन्सेप्ट बताए हैं ना, उसी की एक केस स्टडी। हाँ उसी की केस वही वो जो, चलिए ठीक है वो अब देख लेते हैं जो हमने अभी देखे हैं। कॉन्सेप्ट, अब हाँ, जैसे तो वो ये वाला चार्ट है, यही वाला चार्ट है, ये लगन चार्ट आप कंसिडर करें। ठीक है, अब इस चार्ट को अगर आप देखेंगे तो इसमें सन है कैंसर में। ठीक है, अब सन राहु कंजंक्ट है, कंजंक्शन कौन कौन से हैं, सन एंड राहु, मार्स और सैटर्न, मून एंड केतु, ये कंजंक्ट है। क्लियर। राइट। अब एस्पेक्ट्स अगर आप देखेंगे इसी हॉरोस्कोप में, तो सन मून को एस्पेक्ट कर रहा है, मून सन को एस्पेक्ट कर रहा है। राहु केतु का। राहु केतु तो हमेशा ही करते हैं, उसको रहने दो कि राहु केतु का फिफ्थ साइन, तो फिफ्थ साइन मतलब राहु का 1 2 3 4 5, राहु इज एस्पेक्टिंग फिफ्थ हाउस। ठीक, जुपिटर का फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ नाइन्थ, फिफ्थ एंड नाइन्थ साइन, जुपिटर इज एस्पेक्टिंग। अच्छा इसके अंदर एक और चीज एस्पेक्ट में है, म्यूचुअल एस्पेक्ट। म्यूचुअल एस्पेक्ट क्या होता है, वो ज्यादा मैटर करता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल एस्पेक्ट सिर्फ एस्पेक्ट से, म्यूचुअल एस्पेक्ट का मतलब जो अपना एक गाना है ना वो ऋषि कपूर वाला, हमने तुमको देखा तुमने हमको देखा, तो अभी आप वो समझ सकते हैं म्यूचुअल एस्पेक्ट हो गया कि क्या दो प्लैनेट एक दूसरे को देखें, मतलब यहाँ इन दिस केस राहु केतु को हम म्यूचुअल एस्पेक्ट कभी नहीं बोलेंगे, सन एंड दे आर ऑलवेज इन म्यूचुअल एस्पेक्टिंग, बट सन एंड मून आर एक्सपेक्टिंग ईच अदर। तो ये म्यूचुअल एस्पेक्ट हो गया कि दोनों ही एक दूसरे को, जब भी दो प्लैनेट एक दूसरे को म्यूचुअली एस्पेक्ट करें तो वो म्यूचुअल एस्पेक्ट होगा। अब इस केस में हमें बाकी भी देखना पड़ेगा, जैसे मार्स का 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं इसमें मार्स किसी और को म्यूचुअल एस्पेक्ट नहीं कर रहा। म्यूचुअल एस्पेक्ट मतलब कोई और प्लान, मतलब मैं सैटर्न एक को एस्पेक्ट कर रहा, वही प्लैनेट सैटर्न को भी एस्पेक्ट कर रहा है, तो वो म्यूचुअल एस्पेक्ट हो गए दोनों ही चीजों के। अब सैटर्न जो है
थर्ड हाउस में बैठा है, तो थर्ड हाउस में यहाँ से बैठ के एक एस्पेक्ट 7th होगा जो 9th वाला होगा, फिर उसके बाद 1 2 3 यह वाला हाउस हो गया एस्पेक्टिंग में, फिर 7th हो गया और 10th हाउस। मरकरी को एस्पेक्ट कर रहा है सैटर्न, क्योंकि 10th एस्पेक्ट है। मरकरी के पास तो कोई और एस्पेक्ट है ही नहीं, छोटे मोटे 7th ही है, तो मरकरी यहाँ 6th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, तो उसको कोई एस्पेक्ट का कोई लेना देना नहीं है इसमें, म्यूचुअल एस्पेक्ट नहीं है। फिर वीनस aspect एक बारी I'm still confused. It means two planets are when two planets are present, then it is mutual. when two planets are aspecting each other. Okay. ठीक है, तो मतलब एस्पेक्टिंग में क्या है, या इसको दृष्टि बोलते हैं, जैसे देख रहे हैं एक दूसरे को। तो जब दो प्लैनेट यहाँ पे हम Both कौन are से, looking at each other. हाँ, तो सन एंड मून आर लुकिंग एट ईच अदर, दोनों का 7th एस्पेक्ट है। Right. ठीक है, तो सन मून दोनों एक दूसरे को कर रहे हैं। तो सन मून ऐसे, तो ये आपका विश्वनाथ जी, क्या ये अमावस्या वाले दिन आप पैदा हुए? पूर्णिमा, सॉरी, हाँ पूर्णिमा। तो सन मून जो है, सन मून जब भी ऐसे आएगा आमने सामने, तो ये पूर्णिमा होगी। ठीक है, सन मून जब एक साथ होगा तब वो अमावस्या होगी। ठीक, तो ये अभी हम इसको भी करेंगे आगे, और भी फाइनल डिटेल्स में हम बात करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और बट ये तो सन मून एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ये दे आर एट 180 डिग्रीज टू ईच अदर, उसमें 180 डिग्रीज पे है, एक दूसरे के आमने सामने है ऐसे, ये एक दूसरे को देख रहे हैं, एंड देयरफॉर ये इस दिन ये म्यूचुअल एस्पेक्ट हो गया। तो एक म्यूचुअल एस्पेक्ट हो गया, एक अब लॉर्डशिप देख लेते हैं सबकी। कौन कौन से प्लैनेट, आप लोग मुझे बताओगे कौन सा प्लैनेट कौन से हाउस का लॉर्ड है? क्लियर? अब मुझे बताइए वीनस कौन से हाउस का लॉर्ड है? लिब्रा हाउस पूछा मैंने। वीनस 2 राशियों का लॉर्ड है, टॉरस और लिब्रा, 2 और 7 नंबर। तो वीनस अपने, तो 2 और 7 नंबर कौन से हाउसेस में है इसमें? जुपिटर है। अरे बाबा, 2 और 7 नंबर कौन से हाउस में है? अच्छा, 2 नंबर इसमें है, 11 नंबर में। हाँ, और 7 नंबर और 7 वाला 5th में, 4 में। हाँ सॉरी 4th में सर। तो वीनस 11th हाउस और 4th हाउस का लॉर्ड है। बेसिकली वीनस का जब टाइम आएगा तब ये गाड़ी खरीदेंगे। ठीक है, अब सर एक बार लॉर्डशिप वाला चार्ट शेयर कर देंगे if it is handy. I can't remember where I wrote it. चलो हम फिर से लिखते हैं, आप फिर से लिखो अभी। ठीक है, केतु, राहु केतु को छोड़ देते हैं, तो इसमें हम डाल देते हैं। हमने फर्स्ट क्लास में किया था, सेकंड में किया था, ये सेकंड में किया था, सेकंड में, थर्ड में था। सन जो है लियो का है, मतलब 5 नंबर का है लियो। मून इज 4 कैंसर। ठीक है, बाकी सबके पास 2-2 राशियां हैं। तो मरकरी इज नंबर 3, नंबर 6, नंबर 3 इज जेमिनाई एंड नंबर 6 इज वर्गो। मरकरी, फिर आ गया आपका वीनस। वीनस इज 2 is Taurus and 7 is Libra. Then Jupiter is 9th Sagittarius और 12th is सजी हो गया, और इसका Pisces। और उसके बाद आपका सैटर्न हो गया। कौन सा प्लैनेट भूल गए हम लोग? एक प्लैनेट मार्स, सबसे इम्पोर्टेंट भूल गए आप। मार्स नंबर 1,
एरीज एंड नंबर 8 स्कॉर्पियो, ठीक है। सैटर्न इज अगेन 10th, कैप्रिकॉर्न 11th, 10 और 11 नंबर, 11th इज योर एक्वेरियस, कुंभ राशि हो गया जी। तो ये है इनकी लॉर्डशिप्स, ठीक है जी। यस सर, थैंक यू। अब मार्स मूल त्रिकोण राशि, मार्स की मूल त्रिकोण राशि जेमिनी है, मरकरी की वर्गो है, वीनस की लिब्रा है, जुपिटर की सैजिटेरियस है, सैटर्न की एक्वेरियस है। तो ये इनकी मूल त्रिकोण राशि है, ठीक है, जिसमें ज्यादा पावरफुल होते हैं। अब हम वापस आ जाते हैं इस वाले केस में। यहाँ ये वाला चार्ट आपने देखना है, इस चार्ट में मुझे बताना आपने मरकरी कौन से हाउसेस का लॉर्ड है। जेमिनी और वर्गो, है ना? बिल्कुल ठीक चिमनी की। भैया, देखो मैंने इसीलिए पहले इस क्लास में बोला था नंबर याद रखना, 3 and 6। 3 और 6 सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है। जेमिनी वर्ग को कोई समझ नहीं आएगा आपको इमीडिएट, क्योंकि ये आपको एक ही इंस्टेंट में देखना सारा। ये मतलब एक बार एक चार्ट देखा और आपको समझ में आ गया कि हाँ ये इसका लॉर्ड अच्छा यहाँ बैठा है। अब मरकरी कहाँ है? मरकरी अपनी ही राशि में, मतलब हाँ 12वें नंबर में है, ठीक है। और कौन से उसका वो है, 12th का हो गया। 6 कहाँ है? 3rd में, 6 नंबर तीसरे हाउस में। तो Right. मरकरी इज लॉर्ड ऑफ नंबर 3 एंड नंबर 6, ओ ओके। ठीक है। तो मरकरी का जब भी टाइम आएगा तो 12th हाउस और 6th हाउस, ये 3rd हाउस दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे, मतलब ये 3 और 12 एक्टिवेट होंगे। इसका मतलब ये है जब भी मरकरी आएगा तो इनके छोटे मोटे ट्रैवल शुरू हो जाएंगे, मरकरी का ऑपरेशन जब भी आएगा। तो जुपिटर जो है, जुपिटर कहाँ पर है? जुपिटर कौन कौन से? जुपिटर पहले तो सेकंड हाउस का रिजल्ट देगा, सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस 9 का रिजल्ट and देगा। हाँ हाँ 9 and 12, तो 9 कौन सा है? 9 6th हाउस में। 6th हाउस में, वेरी गुड। 9th हाउस, 12th and 9th हाउस में। वेरी गुड, तो बहुत बढ़िया। तो सेकंड हाउस का भी रिजल्ट देगा जुपिटर, 9th हाउस का भी रिजल्ट देगा और 12th हाउस का भी रिजल्ट देगा। वो 9th हाउस का और 6th हाउस और सेकंड हाउस, 2 6 9 जुपिटर इन 3 हाउस को एक्टिवेट करेगा, या इन 3 हाउस को, ये 3 हाउसेस जो है इनके मेन हाउसेस हो गए। जुपिटर जब भी टाइम आएगा जुपिटर का, इन हाउसेस को वो इन हाउसेस का रिजल्ट देगा, राइट। ठीक है। तो जुपिटर क्या है? जुपिटर नेचुरल कारक है हेल्थ का, ठीक है। और 6th हाउस किस चीज का कारक है? नौकरी, So 6th house is नौकरी disease, का, डिजीज, डेथ, death. डिजीज, और हाँ, डेथ। तो ये इन सब चीज। So, तो जब भी जुपिटर इज एस्पेक्टिंग दीज 2 हाउसेस, मतलब ये नौकरी को भी सेव कर रहा है, ये डिजीजेस से भी बचा रहा है। तो बीमारी जब भी पड़ेगी और जल्दी ठीक हो एक्सपेंडिचर जाएगी। से भी बचा रहे हैं, है ना? नहीं एक्सपेंडिचर से नहीं बचा नहीं रहा। नहीं नहीं, सॉरी, वो तो दूसरा हो गया। हाँ, तो ये 3, ये जुपिटर चूंकि जुपिटर अच्छा है, मतलब बेनिफिक प्लैनेट और हेल्थ का कारक है, मेन डोमेन में उसकी हेल्थ आती है, तो वो हेल्थ इज सेविंग फ्रॉम डिजीजेस। तो विश्वनाथ जी, आपको कोई बीमारी ज्यादा लंबी चौड़ी तो नहीं है, कोई मेजर नहीं इलनेस नहीं, कोई तो नहीं। नहीं हुई, और आपको जब भी बीमार पड़े ठीक हो मैंने जाते वही जल्दी, गैस, हाँ जल्दी देखा सर बता, था, गैस का रिकवरी इज फास्ट। सर जैसे हाँ, 9th हाउस में भी है ना ये, हाँ, तो तो वो भाग्य का घर है, मतलब हायर एजुकेशन, फॉरेन ट्रैवल, सो वो भी उनको हेल्प कर रहा है। जुपिटर का पीरियड चल रहा है अभी, और ये सीख रहे हैं अभी एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। तो ये एजुकेशन अभी भी एक अलग ही लेवल का एजुकेशन है ना, ये तो नहीं नॉर्मल कोर्स ऑफ एजुकेशन में नहीं आता, हायर इंटरेस्ट। एजुकेशन ही है। बाद में बैठ के अपना करूंगी। हाँ, हायर एजुकेशन ही है। आप जब आप करेंगे तो अभी मैं आप लोगों को बता दूं आपने क्या करना है। ये लॉर्डशिप समझ में आ गई आप लोगों को कैसे करनी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट कौन सा होता है हमारी कुंडली में? सन और जुपिटर, सैटर्न। सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है असेंडेंट लॉर्ड, असेंडेंट, राइट। असेंडेंट का लॉर्ड असेंडेंट का लॉर्ड वो है मून, इस केस में है मून। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, असेंडेंट लॉर्ड डिसाइड करता है आपकी पूरी लाइफ,
सर वो तो हमारे कुंडली में आ जाएगा ना, असेंडेंट लॉर्ड कौन सा है? हाँ, तो ये असेंडेंट लॉर्ड कौन सा है? यहाँ कैंसर है, कैंसर का लॉर्ड मून है। मून कहाँ है? मून इधर है। तो ये असेंडेंट लॉर्ड मून चूंकि 7th हाउस में है। सॉरी, एक मिनट इसमें समझाइएगा, असेंडेंट लॉर्ड कौन सा है इनका? भाई 4th है ना, 4th सही ना यहाँ हाँ, पे। इसका लॉर्ड लॉर्ड कौन है? मून, मून। मून है। मून हाँ। कौन सा हाउस में है? 7th। 7th में। तो आप नौकरी कर रहे हैं कि बिजनेस कर रहे हैं? बिजनेस कर रहा हूँ। ये पहले नौकरी कर ही नहीं पाएंगे। मैं ये पहले नौकरी, करता। नौकरी जब भी करते होगे तो अंदर से एकदम वो होती होगी कि मुझे बिजनेस करना है अपना। हाँ हाँ। मन जो है नौकरी में नहीं लगेगा कभी भी, मन जो है हमेशा बिजनेस में ही लगेगा। ओके। क्यों? क्योंकि असेंडेंट लॉर्ड वो कह रहा है कि आप 7th हाउस में, तो 7th हाउस में क्या आता है? वाइफ आती है, स्पाउस, पार्टनरशिप्स, ये सारी चीजें आती हैं। 7th हाउस की जितनी चीजें हैं वो सारी चीजें आप 7th हाउस के लिए ही आपका, आपकी मेन लाइफ में जो डोमिनेटिंग चीजें हैं, जिनसे आपका, जो आपके माइंड स्पेस को डोमिनेट करती है, वो सब 7th हाउस की चीजें। तो सर एक अच्छा, बारी मेरा भी ले लीजिए, आई जस्ट वांट आप टू। आप ले लेंगे। अभी आप समझो, पहले समझ लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम यही करने हैं। ठीक है, यही करना। अब आप अपना कोशिश, पहले तो कोशिश करो कि आप समझने की हम क्या बात कर रहे हैं। कि हम पहले, सबसे पहले कह रहे हैं असेंडेंट लॉर्ड इज द मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट आपकी कुंडली में है, वो है सन। ठीक है, सन और मून का डिबेट चलता रहता है। अभी तो यहाँ पे असेंडेंट लॉर्ड ही मून है, बट तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं, यही सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट हो गया इनकी लाइफ में। इनका मन, दिमाग, सब कुछ जो है 7th हाउस की जो भी चीजें हैं उसमें बिजी है। तो वो आप खुद चेक करिएगा विश्वनाथ जी की आपकी क्या हाँ चीजें हाँ। हैं और कैसे मतलब कैसे। बिजनेस में इनका है ज्यादा, हाँ, सेवेंथ बिजनेस है, हाँ, पार्टनरशिप, बिजनेस, पार्टनरशिप, ठीक है, इवन फॉर फैमिली, मैरिज ना सर। इवन फॉर मैरिज। हाँ, तो मैरिज वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम। शादी होना बहुत बड़ी बात होगी मेरे, मतलब शादी इज वाज वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर इवेंट इन लाइफ, और अ लाइफ चेंजिंग इवेंट इन लाइफ प्रॉब्ली यू कैन से। सो ये 7th हाउस की चीज हो गई। अब सन इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो क्या है? वो आत्मकारक है। सोल पर्पस आपका क्या है, कौन से हाउस में बैठा है सन, उससे डिपेंड, वो बताएगा आपका सोल का पर्पस क्या है। अब सन बैठा है यहाँ 1st हाउस में, तो मतलब सोल पर्पस सेल्फ डेवलपमेंट है, सेल्फ के बारे में अच्छा करना है, अपने बारे में सोचना, अपना सेल्फ के बेटरमेंट इज द सोल, सोल पर्पस इन दिस केस। अब अगर यही सन 2nd हाउस में होता तो फैमिली हो जाती, फिनेंसेस हो जाते। 3rd हाउस में होता तो कम्युनिकेशन, मतलब सोल पर्पस वुड बी विद योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड इन सब चीजों के साथ रहते। 4th में होता तो मदर और प्रॉपर्टी और व्हीकल और सुख और ये सारी चीजें। सोल पर्पस हमारा कंफर्ट है लाइफ का। लाइफ में कंफर्ट कैसे होगा, प्रॉपर्टी व्हीकल कैसे आएंगे, कैसे सारी जीवन जो है उसी में लगा रहता। तो ये इस तरीके से अलग अलग हाउसेस में जहां जहां पर भी बैठा है सन, जहां पर भी सन जो है सिटिंग इन विच एवर हाउस विल डिसाइड उसका सोल पर्पस क्या है। वो सोल पर्पस का हाउस, मतलब मन, सन इज बेसिक। सारे प्लैनेट्स का नेचर आप देख सकते हैं क्या है। सन जो है वो बेसिकली है सोल पर्पस में, जैसे मैंने बताया। मून है माइंड, आपका मन कहाँ लगता है, मन क्या चाहता है करना। मार्स है एनर्जी, तो किस चीज में एनर्जी जाती है आपकी, डेफिसिट है एनर्जी वहां नहीं लग रही, एनर्जी जरूरत से ज्यादा लग रही है। तो मार्स जनरली ऐसा बोला जाता है कि मार्स भी बैठा है इधर इनका 3rd हाउस में, सैटर्न भी बैठा है, तो मतलब दोनों ही मेलेफिक्स बैठे हुए हैं 3rd हाउस में। तो ये जनरली पराशरी में ये बोलेंगे कि इनकी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के साथ ज्यादा अच्छी नहीं बनती होगी। तो ऐसा है, आपकी ब्रदर सिस्टर के साथ बनती है अच्छी कि नहीं बनती है? नहीं, अच्छी नहीं बनती। हाँ, तो ये मार्स एंड ब्रदर एंड सिस्टर 3rd हाउस, 3rd हाउस इज योर नेबर्स, तो पड़ोसी से भी लड़ाई होती होगी। ठीक है, सैटर्न भी साथ में बैठा तो ये तो और गुस्सा हो गया और एंग्री, तो ये अच्छी नहीं बनती ब्रदर्स एंड सिस्टर के साथ। तो ये मार्स एनर्जी बता रहा है, एनर्जी भी उसी में जा रही है, खो रही है उसी में, प्रॉब्लम कर रही है। ठीक है, एंड उसी में सैटर्न बैठा तो सैटर्न और उसमें इज एडिंग फ्यूल टू द फायर, बट सैटर्न उसको डिसिप्लिन करके रखा हुआ है। इसको ज्यादा ये जैसे होता है, मेरे मेरे को तो मारने का मन करा लेकिन नहीं मार पाया, तो क्यों नहीं मार पाया? क्योंकि सैटर्न ने डिसिप्लिन किया, सैटर्न इज प्रोटेक्टिंग दैट हाउस। तो सैटर्न डिसिप्लिन कर देता है उस हाउस को बिल्कुल।
जिस भी हाउस में होता है, तो डिसिप्लिन ही, क्योंकि सैटरडे डिसिप्लिन वो हो गया। अब बाकी हमारे और कौन से प्लैनेट रह गए? जुपिटर इज सेकंड हाउस, तो जुपिटर का तो मतलब ही एक्सपेंशन है, तो फाइनेंस का एक्सपेंशन, वेल नॉलेज का एक्सपेंशन, ये हो रहा है, अभी चल रही है, हो रहा है, आगे भी होगा। जुपिटर की दशा बहुत अच्छी है इनकी, बहुत जबरदस्त। तो फैमिली वेल्थ है ना, ये फैमिली सब वेल्थ, हो गया। वेरी वेरी गुड, जुपिटर इज एट अ वेरी गुड धन भाव, पोजीशन। सेकंड भाव, बहुत अच्छा है, टाइम चल रहा है, अब शुरू हो गया टाइम, गुड। बढ़िया अच्छा पैसा कमाएंगे अब, लाइफ अच्छी रहेगी, लाइफ विल बी गुड नाउ। तो ये फिर उसके बाद हो गया आपका राहु केतु। राहु इज अगेन एक्सपेंशन, राहु इज अगेन सेल्फ के साथ है। तो ये जब भी अभी सन का पीरियड, राहु का पीरियड था, तो सन भी एक्टिव था, तो ये अपना सोल पर्पस ढूंढ रहे थे एक तरीके से राहु के पीरियड में, कि मुझे करना क्या लाइफ में। भटक रहे थे इधर से उधर, 10 नौकरी भी चेंज करी, बिजनेस भी चेंज किया, बिजनेस भी करा, ये करा, वो करा, नाउ प्रॉब्ली माइट हैव, अब ये सेटल हो जाएंगे एक जगह, उतना कोई चेंज होगा नहीं लाइफ में, एंड इट विल ग्रो, व्हाटएवर ही इज डूइंग इट विल ग्रो। सो अब वो सन राहु केतु इज अगेन, लोग ये बोलते हैं कि केतु 7th हाउस में है, या ऐसा अगर केतु होता है तो मालूम, ऐसा कुछ भी नहीं है कि केतु अगर राहु 7th हाउस में तो मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम होगी, नॉट एग्जैक्टली, बट केतु मून के साथ है, तो ये बड़े रिजिड बिहेवियर की है। मून अगर किसी भी मेलेफिक के साथ होता है, मेलेफिक मतलब राहु केतु शनि के साथ अगर है, तो इसका अपना अलग अलग मतलब रिजिड, मतलब राहु के साथ होगा तो रिजिड हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, और कुछ नहीं सोचेगा। केतु के साथ होगा तो वेवरिंग रहेगा, कभी एक जगह बैठेगा, कभी दूसरी जगह कुछ सोचेगा, फिर तीसरा सोचेगा कि ये करते, मल्टीपल थॉट्स, मल्टीपल थिंग्स इन माइंड। ऐसा मून के साथ केतु और मून साथ में करेंगे। वीनस इज लग्जरी, कंफर्ट्स, ये सारी चीजें अच्छा। तो 11th हाउस में वीनस है, अगेन अ गुड पोजीशन, प्रॉफिटेबिलिटी है ना सर, प्रॉफिटेबिलिटी, हाँ प्रॉफिटेबिलिटी, लग्जरीज और ये सब चीजें। बट अभी देखने वाली बात यह है कि अभी चल रहा है जुपिटर का पीरियड, जिसकी दशा चल रही है वो प्लैनेट अच्छा रहना चाहिए, वो अच्छा है तो दशा अच्छी है, यानी टाइम अच्छा है, तो वो चीज। बट और ये मून, सन और असेंडेंट लॉर्ड, ये तीनों कहाँ कहाँ पर है, दैट विल डिसाइड योर बेसिक, मतलब पूरा आपकी इसका जो हॉरोस्कोप के अंदर क्या दम है, क्या चीजें हैं, वो सब चीजें बताएगा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, आज का लेक्चर काफी इम्पोर्टेंट था। ये जितनी इन्फॉर्मेशन दी है आप लोग सारी, अगर दोबारा सुनना चाहे दोबारा सुनिएगा, और इसको ये मैं भी होमवर्क भेज दूंगा कल सुबह, आपको होमवर्क करना है। हाँ ठीक सर, है, बहुत इंटरेस्टिंग वो हाँ, लगा कि हाँ होमवर्क करना है, नोट्स वो भी भेज होम दिए। नोट्स भी आज आपको मिल जाएंगे कल सुबह, हाँ नोट्स होमवर्क सब, और वो आप कर लीजिएगा, ताकि आगे जब हम बात करें, हम जो पीछे वाली ना करके उसके आगे बात करें, आपके पास क्वेश्चन भी बहुत सारे होंगे फिर, और आप मजा भी आएगा और पढ़ने में। ठीक है, तो ये अभी हम इसके बाद फिर हम और थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे हॉरोस्कोप्स के अंदर, और थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे 2 दिन। ठीक है, थोड़ा और समझेंगे हॉरोस्कोप की कैसे पढ़ना है, और क्या क्या चीजें रह गई इसमें, वो सारी चीजें, साइंस का रेलेवेंस कैसे है, बेसिकली हॉरोस्कोप को पढ़ना सीखेंगे थोड़ा सा, की बेसिक आइडिया आ जाए हमें, जैसा मैंने अभी बताया विश्वनाथ जी के लिए, तो वो वैसी ही चीजें हम लोग सारे किसी भी हॉरोस्कोप पे पढ़ के देख सकते हैं। तो ये चीज पढ़ेंगे। सो ठीक है, फिर मैं कल आपको भेजता हूँ ये सारी चीज, एंड देन प्रॉब्ली विल करेक्ट ऑन मंडे अगेन। ठीक है सर, ठीक है जी, चलिए जी, ओके, ओके थैंक यू सो सर, मच। थैंक यू सर, वेरी इंटरेस्टिंग क्लास।